हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन एस। मिशन एस के द्वारा हम एनसीईआरटी रिलेटेड कोर्स देख रहे हैं, जिसमें हम अभी इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी की तरफ झुक रहे हैं और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को कवर अप करेंगे। सबसे पहला जो लेक्चर है, हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है इकोनॉमिक्स का, किस तरह से हमें प्रीलिम्स और मेंस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ सिलेबस है, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि किस एरिया से हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल ही प्रीलिम्स हुई है, तो नियर अबाउट 14 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स सेक्टर, तो उसके रिलेटेड नियर अबाउट इस बार 14 क्वेश्चन पूछे गए, जो लगभग कम हुए हैं। पिछले साल नियर अबाउट 20-21 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उन्होंने बाकी एरियाज में फिर क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स एरिया से थे, और नियर अबाउट 6 क्वेश्चन जो थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से थे। तो एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली मैंने कहा था आपको कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर पूछा गया तो आपको ज्योग्राफी रिलेटेड भी पूछा जाएगा, है ना। ज्योग्राफी रिलेटेड भी एग्रीकल्चर पूछा जा सकता है, या फिर इकोनॉमिकली भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर आता है ना। जैसे हमने सॉइल्स देखा था, क्रॉप्स देखे थे, अलग अलग प्रकार के हंगाम है। तो इस बार खरीफ जो था, मैंने कहा था आपको जो 3 हंगाम होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट भी बनानी है आपको, है ना, कि खरीफ में कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स लिए जाते हैं। तो वो खरीफ वाला जो क्वेश्चन था, एक ऑप्शन डाला गया था इस बार प्रीलिम्स में कि जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है वो खरीफ में लिया जाता है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको लिस्ट बनानी है। खरीफ, रब्बी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, और जैद जो तीसरा होता है। तो 3 पार्ट से उसमें स्पेसिफिकली इंडिया में किस प्रकार से क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको ज्योग्राफी कनेक्ट किया जा सकता है ना। और एग्रीकल्चर सेक्टर क्योंकि इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज जब हम टॉपिक देखेंगे तो आपने बहुत सारा एमएसपी सुना होगा, ये जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर द एमएसपी। तो एमएसपी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, है ना। एपीएमसीज वगैरह क्या होते हैं, है ना, और ई नाम वगैरह, ये सारे जो इकोनॉमी रिलेटेड कंसेप्ट है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा है स्पेसिफिकली, तो इस पर एक्सपेक्टेड होता है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पिछले साल भी नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्रीकल्चर में। इस बार 6 क्वेश्चन पूछे गए, यानी ट्रेंड क्या है, वो अप्रोक्सीमेटली उसी रेंज में 6 to 8 क्वेश्चंस हर साल पूछे जा रहे हैं एग्रीकल्चर में। टॉपिक्स जो है वो छोटा छोटा टॉपिक है, ज्योग्राफी के रिलेटेड भी और इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी, लेकिन वो हमें पढ़ना होता है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो हमारी प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है ना। इसलिए हम कृषि प्रधान देश कहते हैं ना इंडिया को। ठीक है, क्योंकि मोस्टली पॉपुलेशन हमारे आज भी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर जो है, जिसमें हॉर्टिकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री आता है, डेयरी फार्मिंग आता है ना, सेरीकल्चर वगैरह आता है, ये जो अलाइड सेक्टर्स है इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आज हम इकोनॉमिक्स का डिटेल सिलेबस देखते हैं, कौन कौन से इश्यूज है, और फिर हम एनसीईआरटीज को उसी पर्सपेक्टिव से एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला है, अभी ये इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, लेकिन हमें सिलेबस में स्पेसिफिकली टॉपिक दिया है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी में फर्क क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स यानी एक हम साइंस पढ़ रहे हैं टोटली। ठीक है, एक शास्त्र जिसको हम कहते हैं, पूरा का पूरा शास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। सिलेबस में हमारे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स नहीं है, इंडियन इकोनॉमी है। यानी क्या कि इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो जितने भी सेक्टर्स है, उसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, जो हमने ज्योग्राफी में देखा था, है ना। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है, सेकेंडरी में क्या क्या चीज़ें आती है, और टर्शियरी सेक्टर में क्या आती है। और उसके अलावा मैंने कहा था क्वार्टरनरी भी आता है ना। क्वार्टरनरी सेक्टर भी आता है, जिसमें R&D आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके ऊपर भी आता है जिसमें जो न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, मेनली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। ये जो न्यू इमर्जिंग स्पेस रिलेटेड और भी चीज़ें डेवलप होती जा रही है दिन ब दिन, तो ये जो न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ये भी बाद में फिर आती है। ठीक है, तो मेनली 3 सेक्टर्स है जिसको हम इंडिया की इकोनॉमी को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, उसके अलावा भी टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, इसलिए वो सेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो सिंपली ध्यान में रखना है कि इकोनॉमिक जो एक ब्रॉडर टर्म है, और उसमें हम एक सब पार्ट पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, क्योंकि हमें यूपीएससी को भी पूरे इकोनॉमिक्स का कुछ लेना देना नहीं है।
ठीक है। स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड जो चीजें बन रही है इंडिया में स्पेसिफिकली, उसके अंतर्गत जो भी चीजें आ रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है फॉर द एग्जाम। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसमें हम पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। आपने जिसने एमए इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स जिसका रहा होगा बीए बीकॉम में स्पेसिफिकली, उनको पता होगा कि उसमें बहुत सारी ब्रॉडर थ्योरीज आ जाती है, बहुत सारे ब्रॉडर कंसेप्ट्स आ जाते हैं जो स्पेसिफिकली एक इकोनॉमी के रिलेटेड ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी क्या कि इकोनॉमिक्स एक ब्रॉडर टर्म होगी जिसमें वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज आ रही है। मैंने कहा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स, तो मैं स्पेसिफिकली अगर मेंशन करना है तो मैं कहूँगा कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी है ना, अमेरिकन इकोनॉमी क्या है, यूएस की इकोनॉमी कैसी है, यूके की इकोनॉमी क्या है। ठीक है। तो अभी इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स आ रहे हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ पॉइंट जो है वो हर कंट्री के साथ रिलेटेड हो और कुछ जो एरियाज हो वो किसी कंट्री के साथ रिलेटेड ना हो, है ना। तो स्पेसिफिकली जैसे हम देखते हैं कि जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ा था तो मैंने कहा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, है ना, यूरोपियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली। तो उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गया था और उस दौरान इंडिया जो कोलोनाइज था, तो इंडिया प्रॉपरली मेनली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या फिर फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा तौर पर तो डेवलप नहीं हुई थी। ब्रिटिशर्स ने अपने अपने हिसाब से ही वहाँ पे डेवलप की थी स्पेसिफिकली। ठीक है। लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज या फिर हेवी इंडस्ट्रीज जो थी ये ज़्यादातर इंडिया में सेटअप नहीं हुई थी, क्योंकि इंडिया तब भी क्या था, प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंडेंट था, यानी एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सेक्टर पर ही डिपेंडेंट था। यानी क्या कि उस दौरान भी 70s 80s या फिर 90s के दशक में अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। तो यूरोपियन कंट्रीज में स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद उनका जो प्राइमरी सेक्टर का शिफ्ट था वो सेकेंडरी सेक्टर पर आ गए, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा वो निर्भर होने लग गए। इसलिए वहाँ पे हमें बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज या फिर जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज थी वो डेवलप होती हुई देखने को मिलती है। ठीक है। और उसका परिणाम भी मैंने कहा था पॉलिटी में कि वो धीरे धीरे फिर स्प्रेड अप होती गई, है ना। जिस तरह से छोटे छोटे देश या फिर जो कॉलोनाइज देश थे वो डीकोलोनाइज होने लग गए, तो उन्होंने भी प्रेफरेंस दिया उन चीज़ों को जिन जो चीज़ें वहाँ पे डेवलप होनी ज़रूरी थी। तो इंडिया में भी 5 ईयर प्लान्स बनते हैं ना आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं अप टू 2012। तो अलग अलग प्रकार के 5 ईयर प्लान्स में अलग अलग टारगेट्स बनाए जाते हैं। तो 5-5 ईयर्स के टारगेट बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अपनी अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसको इवॉल्व करने के लिए फिर अलग अलग कंट्रीज ने जो धीरे धीरे डीकोलोनाइज होती गई, है ना, तो वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली डेवलप खुद को करने में लग गई आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो उसमें इंडिया में भी एक था जो मेनली प्राइम फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपने प्राइमरी सेक्टर पर फोकस करता है और उसके बाद के फिर जो उसमें भी कुछ एरियाज होते हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बढ़ावा देने के लिए बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल का कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है। तो वो भी हम देखने वाले हैं। आज बस सिलेबस देखते हैं स्पेसिफिकली क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे कि डिटेल में क्या है। तो इंडियन इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमिक्स में एक टर्म है जो स्पेसिफिकली इंडिया के रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड क्या इशू है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है। और इशू रिलेटेड विद द प्लानिंग कि किस तरह से इंडिया में इकोनॉमी रिलेटेड प्लानिंग चलती है, क्या क्या चीजें होती है इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है। तो पहला इसमें एरिया आता है वो है इंडियन इकोनॉमी इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक है। इंडिपेंडेंस के पहले हमारी इकोनॉमी किस प्रकार की थी, है ना। तो इसमें कभी कभी आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि आपको फॉर एग्जांपल प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का आपको एक हाथ दो ऑप्शंस डाले जाएंगे प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया की इकोनॉमी किस पर ज्यादा निर्भर थी। ठीक है। किस पर ज्यादा, और आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया ने किस चीजों पर फोकस किया पहले। तो हो गए 2-3 ऑप्शंस तो बन ही जाते इस पर। ठीक है। तो इस तरह से आपको कभी कभी ये प्री इंडिपेंडेंस के पहले की इकोनॉमी क्या है वो जानना भी कभी कभी जरूरी होता है। ठीक है। और दो टर्म्स आते हैं स्पेसिफिकली, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी क्या कि स्मॉल लेवल पर, छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर हम एक आधे इकोनॉमी को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जानकारी ले रहे हैं, उस पर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिकल लेवल। और मैक्रो इकोनॉमिकल लेवल यानी ब्रॉडर टर्म पर, यानी जो अभी हमारी इकोनॉमी है मैक्रो लेवल पर की, यानी क्या कि जिसमें इस तरह के अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स आते हैं, जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्वार्टरनरी है ना, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं,
अलग अलग प्रकार के एरियाज है जिसमें डेवलपमेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं, है ना। तो ये ब्रॉडर टर्म्स हो गई, यानी मैक्रो लेवल पर हम इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमें इंडियन इकोनॉमी का भी स्टडी मैक्रो लेवल पर करना होता है, माइक्रो लेवल पर नहीं। माइक्रो लेवल पर स्पेसिफिकली हम उन चीज़ों को जानते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ें क्या है जो इकोनॉमी को मैक्रो लेवल पर ले जाती है ना। तो मैक्रो लेवल पर वो सारे कंसेप्ट आ जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं मैक्रो लेवल की स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो इंडिया का प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या था, उसमें इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की थी, ठीक है। ज़्यादातर निर्भर हमारा किस पर था, क्योंकि हम कॉलोनाइज थे तब, है ना, ब्रिटिशर्स के अंडर कॉलोनाइज हुए थे। तो उन्होंने किस तरह से हमारे इकोनॉमी को तब स्पेसिफिकली रन किया, ठीक है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया की वेल्थ जो थी, वो बहुत प्रॉस्परस मानी जाती है, इंडियन कंट्री, ठीक है। वो वेल्थ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। शशि थरूर का यूट्यूब पर एक वीडियो है, वो देख लेना कि वो उनका एक वीडियो है जिन्होंने स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमी के बारे में और ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडिया को जो है वो शोषण किया, इंडिया का यहाँ की इकोनॉमी को कैसे हैम्पर किया, यहाँ की वेल्थ को कैसे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। इस पर वो वीडियो है, वो देख लेना स्पेसिफिकली, ठीक है। उन्होंने कहा है स्पेसिफिकली कि ब्रिटिशर्स आने से पहले इंडिया की वेल्थ बहुत ज़्यादा थी और जीडीपी भी बहुत ज़्यादा था, जो स्पेसिफिकली आज की जो डेवलप कंट्रीज हमें देखने को मिलती है, अमेरिका, चाइना या फिर यूके, यूरोपियन कंट्रीज, उससे भी ज़्यादा हमारी वेल्थ और जीडीपी हुआ करती थी बिफोर द ब्रिटिशर्स आने से पहले, ठीक है। तो प्रॉस्परस कंट्री मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो हमने वो हिस्ट्री में पढ़ा है टोटली कि किस तरह से वो धीरे धीरे एक एक सेक्टर को, एक एक चीज़ों को वो अपने अंडर लेना शुरू कर देते हैं, है ना। और प्रॉपरली उनका मेन एम ही था कि उनका फायदा क्या हो रहा है उसमें, है ना। उनको इंडिया की इकोनॉमी के रिलेटेड या फिर इंडिया को प्रॉस्परस बनाना, इंडिया को डेवलप बनाना, ये उनका एम नहीं था। रेलवेज भी हमने देखे थे, रेलवे स्टार्ट किए उन्होंने उनके लिए स्टार्ट किए, है ना। हिमालयन रीजन में भी उन्होंने वही ट्रीज प्लांट किए जो उनको इकोनॉमिकली हेल्प करते थे, है ना। तो वहां पे हमने हिमालयन रीजन में देखा था किस तरह के कैनोपीज रहते हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें भी उन्होंने उनको रिप्लेस करके, हिमाचल प्रदेश में भी उनको वो जो ट्रीज रहते हैं उसको रिप्लेस करके इकोनॉमिकली जो इंपॉर्टेंट ट्रीज होती है उसको प्लांट किया वहां पे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अपने अपने हिसाब से इकोनॉमी को प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में डेवलप किया था, ठीक है। तो वही हमें थोड़ा सा ओवरलुक देखना पड़ता है, ठीक है। जब हमें हिंदुस्तान को आज़ादी मिल रही थी, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम इंडिपेंडेंस के आसपास ही थे, तब हमारी इकोनॉमी किस तरह की थी, या फिर इंडिपेंडेंस हमें मिला है अभी, ठीक है। 1947 टू 1950 का पीरियड जो है स्पेसिफिकली 3-4 साल का, जब तक 52 का जनरल इलेक्शन नहीं होता है और 5 ईयर प्लान लॉन्च नहीं होता है। 52 में हमने देखा था जनरल इलेक्शन होता है पहला, है ना, इंडिया का। तो ये जो 47 टू 52 का पीरियड था, जब तक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती इंडिया में, ठीक है, और 52 के बाद फिर 5 ईयर प्लान्स बनना शुरू हो जाता है इंडिया में। तो ये जो पीरियड था 4-5 साल का ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, एक तो पहले इंडिपेंडेंस के पहले की और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद की, जब हम स्टेबलाइज होना शुरू ही हो गए थे, मतलब अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुए थे 47 के बाद भी, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा शोषण हुआ था, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर चली गई थी, ठीक है। किसी के पास जॉब भी नहीं थे, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब्स होते हैं वो किसी के पास नहीं थे मेनली, ठीक है। वेजेस नहीं मिलते थे, लेबर बहुत ज़्यादा थे लेकिन काम नहीं था, ठीक है। तो यानी क्या है कि उन्होंने एक तरह से हमें चूज कर पूरा का पूरा छोड़ दिया था कि आप अपने भरोसे अभी कुछ भी करो, ठीक है। तो इस तरह को, इस चीज़ों को रिवाइवल करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था तब, कि चीज़ों को पटल पे लाना है, सभी चीज़ों को, और रिवाइव करना है इकोनॉमी को, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। आज हम देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी राइजिंग मोड पर है ना, स्पेसिफिकली, ठीक है। अभी भी कल परसों ही आईएमएफ का रिपोर्ट आया है, आईएमएफ क्या है वो हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकली। उन्होंने कहा है कि नियर अबाउट इंडिया का जो जीडीपी है वो ग्रोथ रेट जो है वो 21 में स्पेसिफिकली 9.5 के आसपास रहेगा, 2022 में जो है वो 8.5 के आसपास रहेगा, जो बाकी के कंट्रीज से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 2020 में 7.3 7.6 के पास था, वो माइनस में था, ठीक है। तो इंडिया की ग्रोथ जो है निगेटिव में चली गई थी,
और अभी वो पॉजिटिव ग्रोथ कर रही है, ठीक है। तो वो वी शेप क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो वी शेप कर्व क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की रिवाइवल क्या होना, यानी क्या है कि इकोनॉमी यहाँ पे है हमारी, वो कोविड के वजह से एकदम से नीचे चली गई हमारी ग्रोथ, और अभी धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की रिवाइवल कैसे था और वो मोड क्या था जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है। तो वो भी हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस क्या थे, कौन कौन से सेक्टर में स्पेसिफिकली इंडिया चैलेंज फेस कर रहा था तब, ठीक है। तब हमारे फीचर्स क्या थे, फीचर्स यानी क्या कि हमारी मोस्टली इकोनॉमी किस चीज़ों पर निर्भर थी, उसके अलग अलग चीज़ें क्या थी वो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा क्या था, स्पेसिफिकली पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में हम धीरे धीरे इकोनॉमी रिलेटेड कैसे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डिसीजंस, अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाते हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी क्या कि 3 एरियाज है, प्री इंडिपेंडेंस, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस आणि पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में ही हम कौन कौन से इश्यूज को फेस कर रहे थे, कौन कौन से इश्यूज जो थे जिसको हम फेस कर रहे थे। उसके बाद मैंने अभी कहा आपको कि मोस्टली हमारी इकोनॉमी जो है किस पर निर्भर थी, तब भी एग्रीकल्चर सेक्टर पर थी। तो ऑब्वियसली पहला फोकस किस चीज़ों पर रहेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ना तो मशीनरीज थी कि हम चीज़ों को बनाएं और वही इंडिया में बेचें। ब्रिटिशर जब गए थे तो उन्होंने अपने मशीनरीज या फिर जो चीज़ें थी उन्होंने प्रॉपरली माइंडसेट लगा के, प्रॉपरली प्लानिंग करके वो लेके भी गए थे, ठीक है। तो इस तरह से हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया था। तो हमें स्पेसिफिकली हमारा जो पहला सेक्टर था जिस पर हम बरसों से निर्भर थे, तो उसको पहले रिवाइव करना जरूरी था, क्योंकि तब भी नियर अबाउट 60% इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो टोटली 60 to 70% जो थे हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंडेंट थे, यानी एग्रीकल्चर ही करेंगे और उस पर ही जो वेजेस मिलेंगे हमें, यानी काम मिलेगा, उस पर ही निर्भर थे स्पेसिफिकली, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेटअप इतना नहीं था कि हमें इंडस्ट्रीज में जॉब मिलेगा, है ना। तो सारी की सारी चीज़ें उस पर ही निर्भर थी। तो पहले उसको रिवाइव करना, उसके रिलेटेड डेवलपमेंट करना, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा, ठीक है। उसके बाद फिर हमने किस चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बाद फिर यानी 1957 के बाद हम इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ये करते हैं। उसके साथ साथ हम प्राइमरी सेक्टर पर भी फोकस करते हैं, जैसे हमने एग्रीकल्चर में कहा था कि 1960s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है ना, 1960s में। तो ऑब्वियसली फर्स्ट 5 ईयर प्लान मेजरली प्राइमरी सेक्टर पर ही निर्भर था, लेकिन उसके बाद भी जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स थे उस पर हमने फोकस किया ही है, ठीक है। तो एट अ टाइम हम दोनों तीनों चीज़ें साथ लेकर चले थे। और आज भी हम जब बजट देखते हैं, ठीक है, तो बजट में एग्रीकल्चर के लिए अलग अलोकेशन होता है ना, कि एग्रीकल्चर में ये स्कीम है, इनके लिए अलग अलग चीज़ें बजट अलोकेशंस दिया जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद फिर किस सेक्टर पर फोकस किया, सर्विसेज सेक्टर पर। यानी ये क्या हो गया, ये प्राइमरी सेक्टर, ये है सेकेंडरी सेक्टर और ये है टर्शरी सेक्टर। सर्विसेज में जिसमें आते हैं, जैसे मैंने कहा था आपको, बैंकिंग सेक्टर है ना, इंश्योरेंस सेक्टर है ना। तो ये जो सेक्टर है स्पेसिफिकली सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है ना, जिसमें एरोप्लेन्स आते हैं, रेलवेज आते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट आता है, उसके बाद वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो, ये चारों लेवल का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो मेनली सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर बैंकिंग सेक्टर जो इंपॉर्टेंट है वो इस चीज़ों में आता है स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के फेजेस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। फेजेस यानी क्या कि वही हमें 5 ईयर प्लान्स देखने होते हैं कि अलग अलग प्रकार के 5 ईयर प्लान्स क्या थे, यानी क्या कि इन तीनों सेक्टर्स को अलग अलग फेजोस में कैसे डिवाइड किया था और किस तरह से प्लानिंग बनाई गई थी इन तीनों चीज़ों को रिवाइव करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है। उसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन बनते हैं, नेहरू। और मैंने जब कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट ये पढ़ाया था आपको, तो मैंने कहा था कि नेहरू जो थे मेनली सोशलिस्ट विचारों से प्रभावित थे, है ना। जो सोवियत रशिया में जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हुई थी तो उससे ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी रशिया से हम बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हुए भी रहे, और आज भी हमारे रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन है। तो एक तरफ मैंने कहा था जब बायपोलर वर्ल्ड बना था, है ना, तो एक तरफ अमेरिका थी और यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो मेनली कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी, और
अलग साइड, दूसरी जो साइड थी, मेनली जो एशियन कंट्रीज थी, उसके ऊपर जो रशिया था स्पेसिफिकली, वहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल काम कर रहा था। ठीक है, तो सोशलिस्ट और कैपिटलिज्म में मैंने फर्क आपको बताया था, वो फिर से आने वाला ही है। ठीक है, तो उसको आप एक बार और पढ़ लेना कि सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को हम क्या कैसे कहते हैं। ठीक है, और एक आया था, क्या आया था, मिक्स नहीं आया था, तीसरा टॉपिक आया था एक, कम्युनिज्म, जिसको हमने पढ़ा था, है ना। तो कम्युनिज्म क्या था, जो स्पेसिफिकली में हमें चाइना में देखने को मिलता है। तो कम्युनिज्म स्पेसिफिकली क्या था, तो उसका मैंने डिफरेंस बताया था आपको, और एडिशनल बहुत सारे चार्ट्स भी दिए थे आपको, ठीक है, समझने के लिए। क्योंकि वो कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आया ना, तो इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की, ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी 100% कैपिटलिस्ट नहीं है, ना तो 100% सोशलिस्ट है, और ना ही 100% कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो स्पेसिफिक कम्युनिज्म का कंसेप्ट हमारे इंडिया में फॉर रेयरली आता है, लेकिन स्पेसिफिकली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो है, इसका मिक्सचर हमें देखने को मिलता है ना। इसीलिए हम हर साल, हर बार वो पीपीपी मॉडल कहते हैं ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, पब्लिक का भी है यानी सरकार का भी, प्राइवेट पार्टनरशिप भी है उसमें। तो मोस्टली हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पीपीपी मॉडल के होते हैं, है ना, यानी सरकार भी उसमें कुछ अपना शेयर्स या फिर कुछ चीज़ें रखती है, प्राइवेट सेक्टर को भी देते हो खुद डेवलप करने के लिए, है ना। तो अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेलवे स्टेशन जो है प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं, है ना, और प्राइवेट सेक्टर को ट्रेन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ट्रेन जो है वो, और बहुत सारे नियर अबाउट 500 स्टेशन के आसपास टारगेट किए गए, जो अभी प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। और अभी ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन आई है, वो जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, उसका एम ही ये है कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ाए, उनको सरकार की जो चीज़ें हैं, ब्रिजेस होंगे, रोड्स होंगे, वो उनको दिए जाए, ताकि वो उसको अच्छी तरीके से हैंडल किए, और उस पर सरकार जो है वो कुछ रेंट उनसे लेंगी, है ना, वो कुछ सालों तक उसको चलाएंगे, जिससे सरकार को पैसा मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर सरकार अगर चाहे तो उसको फिर से रिकवर कर सकती है ना, फिर से वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देंगी, उससे पैसा आ जाएगा, और वो जो आने वाला पैसा है वो हम अदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, जिसमें हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है ना। उसके बाद बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है, स्पेसिफिकली आईआईटीज़ है, आईएमएम्स है, इनको तैयार करने के लिए, स्पेसिफिकली ब्रिजेस है, रोड्स है ना, इनको तैयार करने के लिए वो पैसा लगाया जाएगा, और वो फिर प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा, है ना। अभी रिसेंटली एयर इंडिया जो है वो टाटा सन्स को दी गई, है ना, बेची गई है स्पेसिफिकली, जो पहले उनकी थी उनको ही फिर से बेचा गया, क्योंकि एयर इंडिया बहुत ज़्यादा घाटे में चली गई थी, और सरकार को अभी उसको चलाना असंभव ही था। ठीक है, तो इसलिए सरकार चाह रही थी कि हम ये पूरी की पूरी कंपनी ही दे दे, एयर इंडिया जो थी। तो एयर इंडिया पूरी की पूरी अभी टाटा सन्स ने ही ले ली। ठीक है, तो नियर अबाउट 2.4 to 2.6 बिलियन डॉलर की डील थी, नियर अबाउट 18,000 करोड़ के आसपास वो उनको चली दी गई। अभी वो चलाएंगे स्पेसिफिकली उसको। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर आने से फायदा क्या होता है, ठीक है, ये हमें इकोनॉमी में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ना, क्योंकि हम न्यूज़ में भी पढ़ते हैं ना, या फिर टेलीविजन पर भी सुनते हैं बहुत बार कि सरकार ये बेच रही है, सरकार वो बेच रही है ना। कभी कभी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि सारा देश ही बेचा जाएगा। तो ये बेचना क्या है, जिसको हम प्राइवेटाइजेशन कह रहे हैं स्पेसिफिकली, या फिर डिस इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं स्पेसिफिकली, स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, यानी सरकार जो है जहाँ पे सरकार का कंट्रोल था, सरकार वहां से निकल रही है, और प्राइवेट सेक्टर को स्पेसिफिकली वो दे रहे हैं। तो ये इसके फायदे तोटे क्या है स्पेसिफिकली, इस पर मेंस में स्पेसिफिकली क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, उसके फायदे क्या होंगे या फिर लॉसेस क्या होंगे, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। ठीक है, तो हमें दोनों साइड्स बतानी होती है ना। तो सरकार ऑब्वियसली, हमें सरकार की जो साइड्स है वो भी बताना पड़ता है ना। उसी को क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में ये जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जो प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको इनकरेज किया जा रहा है ना, ताकि सरकार ने भी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये अपने स्पीच में बहुत बार कहा है कि कोई भी बिजनेस चलाना सरकार का काम नहीं है ना। ठीक है, रनिंग द बिजनेस इज नॉट गवर्नमेंट्स एम। ठीक है, तो बिजनेस चलाना सरकार का काम नहीं है, सरकार का काम क्या है कि उस बिजनेस को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाना गवर्नमेंट का काम,
ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बूस्ट करने का जो काम है, जिसके लिए पॉलिसीज लगती है, वो काम किसका है? सरकार का काम है। बिजनेस चलाना सरकार का काम नहीं, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाएंगी, उसके रिलेटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे आते हैं, क्या आएंगे, वो स्पेसिफिकली क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? ऑब्वियसली प्लानिंग चाहिए। तो प्लानिंग किस प्रकार की होती है वो भी हम देखेंगे। प्लानिंग होंगी या फिर कोई भी रिफॉर्म्स के लिए मॉडल लाया जाएगा, उसके ऑब्वियसली क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे ना, कि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि हमें कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। ये जो हम इन्वेस्टमेंट मॉडल या फिर रिफॉर्म्स मॉडल ला रहे हैं, इसके वजह से हमें ऑब्जेक्टिव्स क्या अचीव करना है, ठीक है। उसके कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी होते हैं। टेक्निकल डिटेल्स यानी क्या, कि फॉर एग्जांपल एक आधा रिफॉर्म्स रिलेटेड अगर हमने कुछ डिसीजंस ले लिया, तो उससे ग्रोथ कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, तो उसके स्टैटिस्टिक्स बनाए जाते हैं, टेक्निकल डिटेल्स बनाए जाते हैं। जैसे डीमोनेटाइजेशन किया था, तो बहुत सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट जो थे, एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने कहा था कि हमारी जीडीपी ग्रोथ गिर जाएंगी। तो 2% से जीडीपी ग्रोथ हमारी नीचे चली गई थी आफ्टर द डीमोनेटाइजेशन। तो उसको रिवाइव करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लग गया, और आज भी हम डीमोनेटाइजेशन के जो इफेक्ट्स है उसको झेल रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम रिवाइव कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव स्टेप ही मानी जाती है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, सरकार के द्वारा जो ली गई थी, ठीक है। तो वो जो डीमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया था, तो ऐसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, तो उसके टेक्निकल डिटेल्स क्या है वो भी हमें जानना जरूरी होता है, कि उससे ग्रोथ कितनी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, अलग अलग सेक्टर्स पर उसका क्या परिणाम होगा, है ना। उसके बाद फिर जो हमने 5 ईयर प्लान्स अभी तक बनाए हैं, ठीक है, तो वो हमारी प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है, उसके परिणाम क्या हुए हमारे इंडियन इकोनॉमी पर, ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे। और जो ये प्लान्स बनाए गए थे, तो उसका एनालिसिस भी हमें देखना होता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर, कभी कभी आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 5 ईयर प्लान। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज, क्या कह सकते हैं हम, कि उसने ऑब्जेक्टिव रखा था इस प्रकार का कि इस सेक्टर को रिफॉर्म करना है। थर्ड 5 ईयर प्लान, ये ऑब्जेक्टिव था। सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने इस सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली थी। तो इस तरह के ऑप्शंस डाले जाते हैं कभी कभी आपके प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसलिए हमें वो 5 ईयर प्लान्स को जानना होता है, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स ही है जिन जो टारगेटेड अप्रोच में थे, है ना। कोई अगर हम टारगेट करें तभी अचीव कर पाएंगे ना, है ना। टारगेट करेंगे तभी अचीव करेंगे उसको, या फिर उसके आसपास जाएंगे। अगर टारगेट ही नहीं किया तो हम उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार के टारगेट्स बनाए गए थे 5 ईयर प्लान्स। तो उसमें कितना हमने टारगेट अचीव किया है, ये भी हमें एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो एक मोटे मोटे तौर पर क्या है कि प्री इंडियंस इकोनॉमी हमारी क्या थी, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस हम किस चीज़ों पर निर्भर कर रहे थे, तब की हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या थी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में किस तरह की चीज़ों पर हमने निर्भर हम थे, किस चीज़ों पर हमने फोकस किया स्पेसिफिकली। उसमें प्राइमरी सेक्टर का रोल क्या था, सेकेंडरी का था क्या था, टर्शरी सेक्टर क्या था। उसके बाद हमने देखा कि जो इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स बनते हैं उनका एनालिसिस भी हमें देखना होता है, ठीक है, स्पेसिफिकली। अब ये हो गया बेसिक ईरास, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मिनिमम बनता ही है, ठीक है, हर साल प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं सेकंड पार्ट जो है वो है रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन, ठीक है। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस है ना। एनवायरमेंट भी बहुत सारा चीज़ें आती है रिसोर्सेस की। तो ये जो रिसोर्सेस है, यानी क्या है कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेस है कुछ, है ना, ठीक है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, मेनली कोल आ गया, है ना, जो माइंस है स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे, या फिर अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिसोर्सेज है स्पेसिफिकली, अब ये तो हो गया स्पेसिफिकली उन मेटल्स नॉन मेटल्स के रिलेटेड। इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस है जो हमें इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे वुड है, तो वुड फर्नीचर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। वुड है पेपर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वुड है, ट्रीज है स्पेसिफिकली, ये भी इकोनॉमिकली हमारे इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटली भी इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर हम ओवर डिफॉरेस्टेशन करें तो उसका एनवायरमेंटली भी इम्पैक्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे जो रिसोर्सेस हमारे अर्थ पर
या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में या फिर इंडिया में स्पेसिफिकली जो हमें देखने को मिलती है वो इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। सो ये जो रिसोर्सेज है स्पेसिफिकली इनका मोबिलाइजेशन हम कैसे करते हैं, मोबिलाइजेशन यानी क्या कि उनका कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसका उपयोग कैसे हम करते हैं, उसको रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो चीज़ है वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में आती है स्पेसिफिकली। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेस और भी होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या है, जिसमें फिजिकल कैपिटल है और फाइनेंस कैपिटल है स्पेसिफिकली, ठीक है। फिजिकल कैपिटल और फाइनेंस कैपिटल है। अब ये इकोनॉमिक्स रिलेटेड, तो कैपिटल हम देखते हैं ना, संपत्ति जिसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिकली की, तो सरकार के पास अपने जो रिसोर्सेस है, कैपिटल है खुद की, तो वो जो कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल क्या होती है, उसको हम डिटेल में देखने वाले, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। उसके बाद नीड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पोलिस स्टेट एंड डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। ये क्या होता है पोलिस स्टेट यानी और डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट। डेमोक्रेटिक हमारी इंडिया कैसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, लोकशाही जिसमें हम कह रहे हैं, है ना, कि सरकार को चुनकर जो दे रहे हैं स्पेसिफिकली पीपल दे रहे हैं, है ना, पीपल वोट कर रहे हैं तब जाकर सरकार बन रही है, रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं, उसके बाद वो सरकार बना रहे हैं अपनी, ठीक है। और जो सरकार बन रही है, मैंने पॉलिटी में बार बार ये कहा था कि जो सरकार बनेगी वो अकाउंटेबल रहेंगी किसको, टू द पीपल, लोगों के लिए काम करेंगी। वो किसके रिलेटेड काम करेंगी, वेलफेयर रिलेटेड, वेलफेयर रिलेटेड स्कीम्स बनाएंगी, वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसीज बनाएंगी, वेलफेयर रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाएंगे, है ना, ताकि सोशली हम इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी अपलिफ्ट हो जाए, है ना। तो इसलिए, और पुलिस स्टेट यानी जहाँ पे स्पेसिफिकली वॉच रह रहा है सरकार का, ठीक है। तो ये क्या है, पुलिस स्टेट और डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट में डिफरेंस क्या है ये भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ रिसोर्सेस क्या है, अलग अलग प्रकार के मोबिलाइजेशन के लिए, ठीक है, जिसमें पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है और प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ओवर द 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान फिर से आ जाते हैं कि 5 ईयर प्लान्स में हमारे पास कितनी सेविंग्स थी। सेविंग्स यानी मैंने कहा था कि जब ब्रिटिशर्स गए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, पैसा लगाने के लिए भी नहीं था, तो हमने उस टाइम बहुत सारा लोन लिया था, लोन लेना पड़ा ऑब्वियसली हमें, और लोन मैंने कहा था कि वो लाखों में नहीं होता है, वो बिलियन डॉलर्स में होता है, ठीक है। तो वो लोन लेना पड़ा ताकि हम हमारे सेक्टर्स को रिवाइव कर पाए, ठीक है। तो हमारे पास सेविंग्स बहुत कम थी। जो देश आज हमारे देश में आते हैं कि टेस्ला आ गया, उसने इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर दी, दूसरा देश आ गया उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब तो ऐसा नहीं था क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं। तो कौन सी कंट्री आएंगी कि हम आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, नहीं आएंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम थी तब, तो सेविंग भी कम थी और इन्वेस्टमेंट भी कम थी, तो इसीलिए खुद को पहले रिवाइव करना था, है ना। तो तब 5 ईयर प्लान ने क्या हमें भरोसा दिलाया, 5 ईयर प्लान ने हमें किस तरह से स्ट्रांग बनाया ताकि हम हमारे सेविंग्स को भी बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। तो इसमें 5 ईयर प्लान का क्या रोल है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक। उसके बाद बजटरी रिसोर्सेस, तो जैसे ही 52 में हमारी जनरल बनती है, उसके पहले भी बजट बनते थे स्पेसिफिकली, ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल बजट है स्पेसिफिकली वो 52 से बनना शुरू हो गया, जिसमें सरकार जो है वो बजट स्पेसिफिकली पेश करती थी, ठीक है। पहले जो रेलवे का और जनरल बजट था वो अलग अलग होता था, लेकिन अभी कुछ सालों से रेलवे और जनरल बजट जो है वो एक साथ कर दिया है, ठीक है। तो ये जो स्टांस था स्पेसिफिकली, तो जनरल बजट में क्या चीज़ें सरकार ने डालना शुरू कर दिया है, किन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बजटरी एलोकेशंस कैसा होना चाहिए, वो स्पेसिफिकली बजटरी रिसोर्सेस, ठीक है। और सरकार जो है स्पेसिफिकली अपना जो पैसा है, सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है, लोगों के पास से पैसा आता है, जो टैक्स लगाया जाता है स्पेसिफिकली, है ना, इनकम टैक्स हम कहते हैं, या फिर टैक्सेस अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी भरते हैं, है ना, तो उसमें सेंट्रल जीएसटी भी होता है, स्टेट जीएसटी भी होता है और आईजीएसटी भी होता है ना। तो इस तरह से टैक्स सरकार जो है वो कलेक्ट कर रही है हमसे, और वो जो कलेक्टेड टैक्स है, जो पैसा आ रहा है, वही हमारे लिए वेलफेयर के लिए काम कर रही है सरकार, है ना। तो सरकार के पास ऐसा तो कुछ नहीं कि सरकार के पास सोने की खान है या फिर पैसे जमा है ऑलरेडी, नहीं ना। जो हमसे कलेक्ट किया जा रहा है वही स्पेसिफिकली सरकार हमारे लिए जो है खर्च कर रही है, ठीक है। तो ये बजटरी रिसोर्सेस क्या है, कितना हमें टैक्स लगाना है, नॉन टैक्स रिलेटेड चीज़ें क्या है ना। तो नॉन टैक्स और टैक्स में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है।
उसके बाद आता है रोल ऑफ पब्लिक डेब्ट इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इफेक्ट्स। उसके क्या होता है, पब्लिक डेब्ट यानी क्या कि स्पेसिफिकली डेब्ट यानी कर्जा, स्पेसिफिकली सिंपल टर्म में अगर डेब्ट कितना है, ठीक है, पब्लिक डेब्ट, रोल ऑफ पब्लिक डेब्ट कितना है, ठीक है, इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड इट इफेक्ट्स। उसके बाद मार्केट बोरोइंग क्या होता है, लोन्स एंड ग्रांट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि सरकार के पास अगर डेब्ट बढ़ जाए यानी कर्जा बढ़ जाए तो सरकार को लोन लेना पड़ेगा, है ना। तो लोन कहाँ से लेना पड़ेगा, तो सरकार के पास अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, वो बेचेंगी, है ना। तो बॉन्ड्स क्या होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो और आरबीआई हमारे पास, तो आरबीआई से कुछ लोन लेना पड़ेगा हमें, तो आरबीआई कुछ लोन देगी, या फिर अगर नहीं मिलता है तो हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना पड़ेगा, आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, या फिर कुछ एआईआईबी भी है, वो भी हम देखने वाले हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, उसके वो हमें कुछ लोन प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग रिसोर्सेज है जहाँ से हमें लोन लेना पड़ेगा अगर हमारा पब्लिक डेब्ट बढ़ जाता है तो, ठीक है। तो वो रिसोर्स को मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक डेब्ट अगर बढ़ गया है तो उसके लिए क्या चीज़ें है, क्या अल्टरनेटिव्स है सरकार के पास। तो कहाँ से बोरो कर सकती है सरकार, मार्केट से बोरो कर सकती है। उसके बाद एक तो क्या ले सकती है, लोन्स ले सकती है, या फिर ग्रांट्स जो स्पेसिफिकली दिए गए हैं स्पेसिफिकली, तो ग्रांट्स का कंसेप्ट क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसी ये सरकार की रहती है, गवर्नमेंट की रहती है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जिसको हम राजकोषीय कहते हैं, राजकोषीय धोरण जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, राजकोषीय जो सरकार बना है स्पेसिफिक। और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाता है आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, जो हर 3 महीने में बनती है, यानी साल में कम से कम 4 बार तो भी बनती है वो, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, तो ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का अल्टीमेट एम क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को भारत में मेंटेन रखना। अल्टीमेट एम क्या है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी क्या कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेशन यानी क्या कि भाववार नहीं बढ़ना चाहिए, यानी क्या कि जो वस्तु आज हम 5 रुपए की खरीद रहे हैं वो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 7 रुपए 8 रुपए की हो जाएंगी। तो 7 रुपए अगर 8 रुपए की हो जाएगी तो जो 3 लोग 4 लोग वो उसको खरीद रहे थे उसमें से एक ही खरीदेगा, क्योंकि 2 लोगों के पास पैसा ही नहीं है उसको खरीदने के लिए, है ना। तो ये इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा इन्फ्लेशन का नेशनल टारगेट है 4%, 4%, 4% के ऊपर हमें जाना नहीं चाहिए, जो अभी नियर अबाउट 6.2 या फिर 6.5 के आसपास है, तो हमें वो कम करना है ना। तो इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती है स्पेसिफिकली बाय द आरबीआई, इन्फ्लेशन को यानी क्या कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के रेट्स इशू किए जाते हैं बाय द आरबीआई। तो उसमें कैश रिजर्व रेशियो होता है, एसएलआर होता है, रेपो रेट होता है स्पेसिफिकली कि रेपो रेट कितना होना चाहिए। तो ये रेट क्या है स्पेसिफिकली वो भी हम देखेंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमने लोन लिया या फिर कुछ डिपॉजिट हमने किया है बैंक में, तो बैंक हमें इंटरेस्ट पे करेगी उस पर, है ना, है ना। या फिर हम लोन रह रहे तो इस इंटरेस्ट के हिसाब से हमें वो पे करना पड़ेगा, है ना, इतना इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है स्पेसिफिकली ये भी हम देखेंगे, ठीक। तो रोल ऑफ रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन में फिस्कल पॉलिसी का क्या रोल है और मॉनेटरी पॉलिसी का रोल। फिस्कल पॉलिसी मैंने कहा कि दो चीजें ध्यान में रखना, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई, ठीक। मॉनेटरी में ही एक टर्म आती है, मॉनेटरी यानी क्या, मनी आ गया ना यहाँ पे, ठीक है, मनी। तो मनी सप्लाई कैसा होना चाहिए स्पेसिफिक, मॉनेटरी सप्लाई कैसे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो अभी उसका कारण मैंने यही बताया कि पहले तो हमारी इकोनॉमी अच्छे ढंग की होनी चाहिए, तब जाकर कोई भी कंट्री या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, है ना। तो उसके लिए हमारी इकोनॉमी अच्छे ढंग की होनी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट में रहेंगे, अदरवाइज वो अगर लॉस में चलेंगे तो ऑब्वियसली वो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे हमारे यहाँ पे, है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आ रही है तो हमारे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की क्वालिटी क्या है, किस प्रकार की है। उसके बाद डिजायरेबिलिटी है या नहीं, यानी क्या कि वो इच्छुक है या नहीं हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और उसके परिणाम क्या होंगे, है ना, ठीक। उसके बाद मल्टीलैटरल एजेंसीज और रिसोर्स मोबिलाइजेशन में उसका क्या रोल है,
अलग अलग प्रकार के मल्टीलैटरल एजेंसीज भी है, ठीक है। तो ये क्या होती है मल्टीलैटरल एजेंसीज, ठीक है, अलग अलग प्रकार के इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें कुछ कंट्रीज मेंबर होती है, जैसे हमने यूनो को कहा था, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें नियर अबाउट 196 कंट्रीज है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इस प्रकार के अलग अलग मल्टीलैटरल एजेंसीज है, मल्टीलैटरल ग्रुप्स है, ठीक है। तो ये एक साथ आकर इकोनॉमिकली रिवाइव करने के लिए खुद को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ यानी सर्व समावेशक, सबको साथ लेकर जो ग्रोथ अचीव की जा रही है उसको कहा जाएगा इंक्लूसिव, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी क्या कि हम देखते हैं कि एक चीज अगर सरकार ने ले ली, फॉर एग्जांपल अभी जो फार्म रिलेटेड 3 बिल्स आए थे, है ना, 3 बिल्स आए थे जिस पर अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो ये तो रिलेटेड विद द किस पर है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ये बिल है ना। एग्रीकल्चर में भी स्पेसिफिकली एग्री रिलेटेड नहीं है, वो है ट्रेडिंग रिलेटेड, ट्रेडिंग मार्केटिंग रिलेटेड है वो, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, स्पेसिफिकली उनकी ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली मार्केटिंग किस प्रकार की होनी चाहिए, एमएसपी कितना मिलना चाहिए स्पेसिफिकली जो प्रोडक्शन है उस पर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड है। तो इसके परिणाम ऑब्वियसली सिर्फ फार्मर्स पर होंगे क्या, नहीं, आम लोगों पर भी होंगे ना, कि अगर एमएसपी बढ़ जाए, यानी एमएसपी अगर ज्यादा मिल गया तो ऑब्वियसली हमारा फायदा होगा, लेकिन एमएसपी अगर कम मिल जाए तो उसके भी परिणाम विपरीत हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड या फिर कोई भी सेक्टर रिलेटेड अगर सरकार डिसीजन ले रही है तो वो सिर्फ उसी सेक्टर को हैम्पर या फिर एडवांटेज नहीं दे रहा है, वो बाकी चीजों पर भी एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हम जो भी पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन ले रहे हैं जिस कोई भी सेक्टर में, तो वो किस तरह का डिसीजन होना चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला, यानी सर्व समावेशक ग्रोथ उसमें होनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पर सारी चीजें निर्भर है, ठीक है। हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग डिपेंडेंट है ना, एग्रो इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट है, उसको खरीदने वाले लोग हैं बाद में। तो ये अगर यहाँ पे रेट बढ़ गया तो इसका रेट बढ़ जाएगा, इसका रेट बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर को वो ज्यादा पैसों में खरीदने पड़ेंगे, है ना। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ माने क्या, और एक टर्म आती है फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी आर्थिक रूप से किस तरह से हमें सर्वसमावेशक विकास करना, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ उसके इश्यूज क्या होते हैं स्पेसिफिकली, तो उसका मीनिंग हम देखेंगे, इंडिया का एक्सपीरियंस कैसे रहा है, ठीक है। आपने एक स्कीम बहुत सुनी होगी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, है ना, जनधन योजना आपने सुनी होगी, सबके खाते बनाए गए थे स्पेसिफिकली, ठीक है। और कहा गया था कि जो ब्लैक मनी आएगा वो सबके खाते में चला जाएगा, वो अचीव तो नहीं हुआ स्पेसिफिकली, लेकिन खाते धारक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, है ना। आज हम देखेंगे कि किसी को भी पूछा गया कि आपके पास बैंक अकाउंट है क्या, तो वो कहेगा हाँ बैंक अकाउंट है मेरे पास, उसमें बैलेंस वगैरह नहीं है लेकिन अकाउंट निकाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स निकाले गए। उसका एम भी यही था, प्रधानमंत्री जनधन योजना का एम था कि इंक्लूसिव फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाना है, हमें इंक्लूसिव फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसलिए वो एम के वजह से वो स्पेसिफिकली 2014 में ये स्कीम आ जाती है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के खाते उड़ाए गए, ठीक है। तो लोगों को एक एक्सेस मिल गया, है ना, कि वो अपने सेविंग्स को बचा सकते हैं, है ना, सेविंग्स को बचा सकते हैं। पहले तो नहीं था, लोग कमाते थे और कहाँ पे खर्च करेंगे वो उनको भी पता नहीं चलता था, है ना। लेकिन जब से ये बैंक अकाउंट्स आ गए तो लोग सेविंग करने लग गए ना, कि पैसा सेव करने लग गए, और जब चाहे वो फिर निकाल सकते हैं उस पैसे को, है ना, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो इसका फायदा ये भी हुआ, है ना। तो उससे क्या होगा, एक फाइनेंशियल इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, सर्वसमावेशक, क्योंकि पैसा अगर बच गया तो लोग अलग अलग चीज़ों को वो अपना सकते हैं, है ना। हॉस्पिटल में कोई भर्ती हो गया एक आधे फैमिली का, तो उसके लिए वो उसने अपनाया, किसी को एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना है तो उसको वो खर्च कर सकता है, कोई चीज़ें खरीदने हैं, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट या फिर घर खरीदना है तो उसके लिए वो पैसा, यानी क्या कि वो एक चीज़ का सारे चीज़ों को फायदा हो, है ना। इसको कहा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ, सर्व समावेशक विकास, ठीक। उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ के सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स क्या है हमारे, ठीक है। वो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स
इंक्लूसिव प्रोसेस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव स्पेसिफिकली, ठीक है। कुछ सरकार की सोशल सेक्टर स्कीम्स भी होती है ना, तो अलग अलग प्रकार के स्कीम्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। सोशल सेक्टर स्कीम्स होती है, ठीक है। आपको एक मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर हो सके तो एक ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेना योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का, ठीक है। योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन का ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है, हार्डली 400 का वो ईयरली सब्सक्रिप्शन, ठीक है। 400 उसके और 400 उसके, लेकिन वो जो मैगजीन्स बनाए जा रहे हैं वो सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। यानी क्या कि जो योजना है वो मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से आता है, पब्लिश होता है हर महीने में, और जो कुरुक्षेत्र है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो सरकार के अलग अलग सोशल सेक्टर स्कीम्स क्या है, इकोनॉमी रिलेटेड, इंक्लूसिव ग्रोथ रिलेटेड, क्योंकि ये जो है ये टर्म जो है वो जब तक हमारी इकोनॉमी रहेगी तब तक ये इंक्लूसिव ग्रोथ की टर्म रहेगी, ठीक है। क्योंकि सरकार जो भी स्कीम्स लाएंगे वो इंक्लूसिव ग्रोथ वाली ही होगी मैक्सिममली स्पेसिफिकली, ठीक है। तो सोशल सेक्टर स्कीम्स क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए सरकार क्या काम कर रही है, अलग अलग स्कीम्स क्या है, ये हर महीने में उसमें वो आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको पढ़ने की आदत लग जाएगी। और इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो पॉइंट्स है वो आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और मेंस में भी आप ऐड कर सकते हो, इसलिए वो सब्सक्रिप्शन ले लेना उसका, ठीक है, योजना और कुरुक्षेत्र का स्पेसिफिक, ठीक। और उसके ऑफिशियल वेबसाइट है, योजना और कुरुक्षेत्र भी डाला आपने तब उस पर सब्सक्रिप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड रियलिटी क्या है स्पेसिफिकली, ये तो सारी चीजें हमने प्लानिंग कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है स्पेसिफिकली वो भी हमें जानना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे सोशल सेक्टर स्कीम्स होते हैं वो उसी तरह कुछ सरकार की कौन सी स्कीम होती है, फ्लैगशिप स्कीम्स होती है, फ्लैगशिप स्कीम यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप स्कीम्स क्या होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। जैसे जनधन योजना है, फ्लैगशिप प्रोग्राम था, फ्लैगशिप योजना थी, ठीक है, जिसका ऑल इंडिया लेवल पर इफेक्ट होने वाला था, ठीक है। तो ये फ्लैगशिप स्कीम क्या है स्पेसिफिकली, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी क्या है, अब तक इंडिया की ग्रोथ कैसे रही है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ इंक्लूसिव इन नेचर क्यों नहीं मानी जाती अभी भी, ठीक है। क्या अभी उस तरफ हम झुक रहे हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ, ठीक है। उसके लिए ही ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप स्कीम्स, सोशल सेक्टर स्कीम्स, इंडिया की पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, वो क्या ली जा रही है, डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, ऑब्वियसली उस पर अफेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद रूरल इकोनॉमी बेस्ड ग्रोथ कैसी, रूरल इकोनॉमी जो हमारे रूरल इकोनॉमी में जिसमें स्पेसिफिकली प्राइमरी सेक्टर आता है, एग्रीकल्चर आ रहा है ना, एनिमल हस्बेंडरी आ रहा है ना, हॉर्टिकल्चर आ रहा है, सेरिकल्चर आ रहा है, तो ये जो रूरल इकोनॉमी रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें ग्रोथ कितनी हमने अचीव की है अभी तक, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर तो हमें डेवलप करनी है, लेकिन कैसे डेवलप करनी है, सस्टेनेबल डेवलप करनी है ना। तो एसडीजीज मैंने बताए थे अभी, है ना, पिछली बार आपको एसडीजीज बताए गए थे, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो 2030 तक के अचीव करने हैं हमें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, है ना, सर्व समावेशक यानी सारी चीज़ों को साथ लेकर, ठीक है। तो ये जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ हमें करनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है किसका, फूड सिक्योरिटी का, है ना, फूड सिक्योरिटी का। अभी पैंडेमिक आया था तो फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया चर्चा में, है ना, कि सरकार, मैंने कहा था कि जो बेच रहे माल, जो फार्मर्स बेच रहे वो सरकार बफर स्टॉक करके रखती थी, उसमें से कुछ चीज़ें, है ना, बफर स्टॉक यानी क्या कि कुछ पैंडेमिक सिचुएशन आ गई, डिजास्टर आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, तो वो जो बफर स्टॉक किया हुआ यानी स्टोर किया हुआ ग्रेन जो है वो लोगों को सब्सिडीज में पीडीएस थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू दिया जाएगा, है ना, ठीक। तो ये फूड सिक्योरिटी, रेजिलियंस फॉर ग्रोथ, ठीक है, यानी क्या कि किस तरह से वो हेल्प कर रही है किसको, ग्रोथ को स्पेसिफिकली, ठीक है, या फिर उसको क्या, उस पर क्या परिणाम कर रही है ग्रोथ पर, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ये ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी आ गया तो उसके रिलेटेड क्या आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स या फिर सिस्टम कैसी हमारे, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी सीधा सीधा ध्यान में रखना कि हम राशन कार्ड लेकर जा रहे हैं और 1-2 किलो या फिर 2-3 किलो वाला जो गेहूँ है या फिर जो बेचा जा रहा है स्पेसिफिकली पीडीएस थ्रू वो हम ले रहे हैं, तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसी है, ठीक है, उससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, ठीक है,
इंक्लूसिव ग्रोथ का वो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्यों माना जाता है, फाइनेंशियल ग्रोथ जो है स्पेसिफिकली, फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेसिफिकली, और इसी के लिए ये स्पेसिफिक स्कीम थी। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही मेन एम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, इसके अलावा और सारी स्कीम्स हैं, और भी बहुत स्कीम्स हैं, और भी बहुत सारी पॉलिसीज है जो मेनली किसको बढ़ावा दे रही है, और अल्टीमेट एम क्या अचीव किया जाएगा बाद में फिर, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये अल्टीमेट एम है इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके लिए अलग अलग प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन है, सोशल सेक्टर स्कीम्स है, फ्लैगशिप स्कीम्स है, अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज है, किसको अचीव करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, उसके बाद ऑब्वियसली इंक्लूसिव ग्रोथ अगर अचीव करने तो हमें क्या कम करना पड़ेगा, पॉवर्टी। इसीलिए पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। पॉवर्टी एलिवेशन यानी पॉवर्टी को खत्म करना। ठीक है, गरीबी। ठीक है, उसके बाद आज भी हम देखते हैं कि नियर अबाउट 22% या फिर 22.5 के आसपास पॉवर्टी है हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली आज भी है। ठीक है, यानी 22.5% लोग जो है वो आज भी हमारे बीपीएल फैमिलीज में आते हैं, बीपीएल के अंदर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरेशन एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो पॉवर्टी एलिवेशन करने के बाद या फिर एम्प्लॉयमेंट, हम इस देखो 19 में सरकार आई तो उन्होंने टारगेट किया था कि हम हर साल 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, है ना, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेंगे स्पेसिफिकली, यानी 2 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर साल कम से कम। ठीक है, तो ये टारगेट किया गया था। इससे क्या होगा कि इससे जो बेरोजगार लोग हैं उनकी संख्या कम होगी, तो इंक्लूसिव ग्रोथ को ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सरकार जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए भी काम करता है कि पॉवर्टी को कैसे धीरे धीरे हम कम करें और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं ताकि सबको काम मिले, है ना। क्योंकि मैंने बहुत बार ये बताया आपको कि नियर अबाउट, मैंने कहा था कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से 1% लोगों के पास 90% के ऊपर वेल्थ है, और 99% लोगों के पास 1% से भी कम वेल्थ है इंडिया की, है ना। तो इससे ये क्या हो गया, एक फाइनेंशियल गैप हो गई, इनइक्वालिटी हो गई ना टोटली। ठीक है, तो इसको मेंटेन करना है ना धीरे धीरे हमें। तो ये जो निचले लोग हैं, बीपीएल लोग हैं या फिर बिलो पॉवर्टी वाले लोग हैं, या फिर आज भी जो बीपीएल फैमिलीज में आते हैं स्पेसिफिकली, तो पॉवर्टी को धीरे धीरे हमें मेंटेन करना है ताकि इक्वल ग्रोथ मेंटेन हो, जो एक सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एम है कि सबके पास खरीदने की आवक हो, खरीदना चाहे सब लोग। आज भी हम देखते हैं ना कि हम एक्सपेंसिव शोरूम में गए तो हम पहले देखते हैं कि जेब में कितने पैसा है, तो हम खरीद पा रहे हैं या नहीं पाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ सब लोग गए सब खरीद ले, नहीं। तो ये जो फाइनेंशियल गैप है, इनइक्वालिटी, उसको मेंटेन रखना है। ठीक है, उसके बाद सोशल सेक्टर में डेवलपमेंट किस तरह की करनी है हमें। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे हम बढ़ा सकते हैं ताकि हम इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकें। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन क्या है, इंडस्ट्रीज को कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हम इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्टोरल और रीजनल डाइवर्सिफिकेशन क्या मायने रखता है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक, तो अल्टीमेट एम क्या है हमारा, इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करना है। उसके लिए हम क्या क्या चीजें अपना रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। ठीक, फिर बाद में टर्म आती है गवर्नमेंट बजट। अभी हमने एम तो कर लिया, लेकिन एम के लिए कुछ अलोकेशंस भी करना पड़ेगा ना, कि हम अगले साल तक इस सेक्टर में इतना पैसा खर्च करेंगे, तब जाके वो उसमें हम वो जो टारगेटेड एम है उसको अचीव करेंगे, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें इतना खर्च करना है, तब जाकर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी कर सकते हैं, है ना। 2022 तक सरकार का एम है कि हर किसान का जो आय है वो दुगनी होनी चाहिए, है ना। डबलिंग द फार्मर्स इनकम जो एम रखा है, तो ऑब्वियसली वो डबलिंग करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाएंगी ना। अभी सरकार ने कहा कि हम 1.5 तक के अचीव कर लिए हैं अभी तक हमने, तो 1.5 तक के हम आए हैं, अभी अगला साल ही बचा है, तो अगले सालों तक हमें 0.5 अचीव करना है जो रिमेनिंग है। ठीक है, तो ये सरकार का एम है, तो ऑब्वियसली सरकार को उस सेक्टर में अलोकेशन करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो अलोकेशन होता है वो किस में आता है, बजटिंग में आता है। कि हर साल हमारा बजट पब्लिश होता है ना फरवरी मंथ में, तो हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार को कितना खर्च करना है
कौन कौन से सेक्टर को कितना कितना अलोकेशन करना है, अलोकेशन यानी कितना पैसा देना है उनके लिए, तो वो जो बजट होता है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट बजटिंग। तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल ये गवर्नमेंट बजट जो है वो पेश करते हैं, है ना। गवर्नमेंट बजट के पहले के दिन इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, इकोनॉमिक सर्वे आता है बजट के पहले ही दिन, मतलब कल बजट पेश होने वाला है उसके पहले दिन इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है कि पिछले सालों में हमने कितनी अचीवमेंट की है, कौन से सेक्टर में हमने कितनी अचीवमेंट पाई है, कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है, कौन सा सेक्टर ऊपर आ रहा है, ये जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है हमें बाय द इकोनॉमिक सर्वे, और उसको ही ध्यान में रखकर हमारा बजट बनाया जाता है कि इस सेक्टर में हम कम जा रहे हैं तो उसको हमें अलोकेशन के तौर पर बढ़ाना होगा ताकि हम उस पर टारगेट अचीव कर पाए। तो इकोनॉमिक सर्वे यानी क्या कि जो एक मिरर की तरह काम कर रहा है, इकोनॉमिक सर्वे एक मिरर की तरह कि एक्चुअल हम कहाँ पे या फिर एक्चुअली हमने कितना अचीव कर लिया। अब एक्चुअली अचीव करने के बाद हमें टारगेट क्या करना है ये आएगा फिर अगले दिन बजट में, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट होता है। तो गवर्नमेंट बजटिंग में स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या होती है वो हम देखने वाले, बेसिक टर्म्स है कुछ, ठीक है, जैसे हमने अभी कहा CRR SLR, ठीक है। तो इस तरह से बजट में भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू ये क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बजट, अलग अलग प्रकार के बजट होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट क्या है, ठीक है। फीचर्स ऑफ आउटकम बजटिंग, ठीक है, फीचर्स ऑफ आउटकम बजटिंग यानी कि जो आउटकम आएगा स्पेसिफिकली, ठीक है, तो उसके लिए एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि पहले रेलवे का और जनरल बजट अलग अलग होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया, उसको मर्ज कर दिया, एक साथ कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं बजटिंग के, फायदे क्या होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लॉज इन बजटिंग प्रोसेसेस, कहाँ कहाँ पे कमियां स्पेसिफिकली हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद बजट का एनालिसिस भी किया जाता है ना, बजट पेश किया तो आप उस दिन अगर आपने न्यूज़ ओपन किया या फिर न्यूज़ चैनल ओपन किए तो आपको सारे फाइनेंशियल एनालिस्ट इकोनॉमिस्ट देखने को मिलेंगे जो डिस्कस कर रहे हैं बजट को कि सरकार ने जो बजट एलोकेशन किया उसमें फायदे क्या है, तोटे क्या है। तो अपोजिशन मेनली बताता है कि इसमें कमियां थी, ये इसको ज़्यादा अलोकेशन करना चाहिए था, सरकार ने यहाँ पे ज़्यादा अलोकेशन नहीं किया, तो एक एनालिसिस निकाला जाता है। जो पहला एनालिसिस आ रहा है वो इकोनॉमिक सर्वे में आ रहा है स्पेसिफिकली, है ना, और दूसरा एनालिसिस जो इकोनॉमिस्ट ले रहा है स्पेसिफिकली बना रहा है कि किस तरह से बजट होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड क्या था और सरकार ने क्या डिसीजंस ले ली, है ना। उसके बाद अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हम देखेंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मॉडल यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या क्या मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, तो उसको कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया में स्पेसिफिकली तो प्राइवेट सेक्टर को कैसे हमें बढ़ाना है ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, और बाहर से लोगों को कैसे हम इन्वाइट करें, जिसमें आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट हो रही है हमें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि टेस्ला आ रही है हमारे इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, तो उसको कहा जाएगा FDI, ठीक है। तो ऑब्वियसली सरकार उनको फैमिलराइज करने के लिए या फिर उनको बढ़ाने के लिए सरकार भी FDI के रेट्स तय करती है स्पेसिफिकली, ठीक है, तय करती है स्पेसिफिकली, रेट्स रहते हैं उसके 27%, 49%, 74%, 100% FDI। तो इस तरह का चीज़ें होती है वो, ठीक है, अलग अलग प्रकार के रेट्स होते हैं, वो भी हम देखने वाले, ठीक। तो मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का रोल क्या है, ठीक। इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसा है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, अलग अलग चीज़ों पर किस तरह से क्लासीफाई किया गया है अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ही स्टांस में या फिर एक ही एरिया से नहीं हो सकते ना, अलग अलग सेक्टर से इकोनॉमिक्स में, तो अलग अलग सेक्टर में। फॉर एग्जांपल मैंने ईवी का दे दिया आपको, है ना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ की हो गई, ऑटोमोबाइल्स की हो गई। कोई करेगा मोबाइल में, कोई करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, कोई करेगा अलग अलग स्टील इंडस्ट्री में कर लिया, कोल इंडस्ट्री में कर लिया, है ना। तो इस तरह से, ठीक है, तो अलग अलग चीजें हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन भी किया गया, और अलग अलग सेक्टर में बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है जिसको कहा गया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से, ठीक है। तो FDI पर इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, FDI पर इस बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में, ठीक है।
उसके बाद एंजल इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स क्या होता है, ठीक है। ये बहुत बार सुना होगा हम आपने कि अलग अलग स्टार्टअप्स ओपन हो रहे हैं, सरकार भी उसको बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप्स यानी क्या कि मैं खुद हूँ एक, और मैंने अपनी खुद की एक छोटी इंडस्ट्री या फिर छोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मैंने एक खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। तो अभी मैं अगर स्टार्टअप मेरा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये तो मैं इंडिविजुअली स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ ग्रुप आ सकता है वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है। तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ऑब्वियसली कुछ हेल्प करेंगी। जैसे मैंने अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे लोन लगेगा ना, पहले मेरे पास इतना पैसा अगर ना हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मुझे ऑब्वियसली लोन लगेगा। तो मैं बैंक में जाऊँगा, मैं उनको बताऊँगा कि मैं इस तरह का स्टार्टअप ओपन कर रहा हूँ, तो सरकार की तरफ से उसको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो बैंक वाले या फिर सरकार की कुछ स्कीम होंगी तो उसको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, तब जाकर मैं अपना स्टार्टअप ओपन करूँगा और स्टार्ट करूँगा, है ना। तो इस तरह के स्टार्टअप्स क्या है जो इन्वेस्टमेंट में हमें हेल्प कर रहे हैं स्पेसिफिकली। और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होता है स्पेसिफिकली, एंजल, एंजल नाम है ना एंजल, तो एंजल यानी कि एंजल इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद M&A क्या होता है स्पेसिफिकली उसमें, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या है अलग अलग प्रकार के, वो भी हम देखेंगे। रोल ऑफ स्टेट यानी सरकार का कहाँ पे रोल आता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है PPP मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। उसको भी हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि मेजरली डिसीजंस जो ले जाते हैं वो स्पेसिफिकली वो PPP मॉडल में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। PPP मॉडल का एक बेस्ट एग्जांपल ध्यान में रखना कि फॉर एग्जांपल एक हाईवे बनाना है, एक हाईवे बनाना है, ठीक है। हाईवे फॉर एग्जांपल अमरावती टू नागपुर एक हाईवे बना है, जो अभी वो बना है, ठीक है। तो एक हाईवे बनाना है, तो सरकार आएंगी, सरकार कहेंगे कि यार मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि मैं पूरा का पूरा हाईवे बना दूं। तो मैं क्या करता हूं कि एक प्राइवेट कंपनी को ऑफर दे देता हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, जगह हमारी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप सिर्फ हमें कुछ परसेंट दे दो, आप इसको बनाओ, ठीक। तो अलग अलग प्रकार इन्होंने क्या कर दिया, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ऑब्वियसली ये इनका पैसा तो निकालेंगे ना इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया फिर, टोल टोल टैक्स लगा दिया, तो हम पैसे भरते हैं वहां पे। तो जब तक इनके पैसे नहीं लगेंगे, तब पैसे नहीं निकलेंगे, तब तक ये यहाँ पे उनका जो अथॉरिटी वो रहेंगी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो कुछ चीजें जो है वो BOT पर बनाए जाते हैं। BOT यानी इन्होंने बिल्ड कर दिया इसको, ये ऑपरेट भी कर रहे हैं इसको, जब तक उनका पैसा नहीं निकल रहा है तब तक। जब उनका पैसा निकलेगा तब ये क्या कर देंगे, सरकार को वो ट्रांसफर, बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, है ना। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है। ये स्पेसिफिकली किस मोड में आ गई फिर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ गई, है ना। इस तरह से कुछ सरकार भी इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है ना। फॉर एग्जांपल इनको लोन लग गया, इन्होंने कहा कि भाई हम पैसा तो लगाएंगे लेकिन हमारे पास उतना भी पैसा नहीं है कि हम लगा सकते हैं, तो हमें कुछ लोन दिया जाए। तो ऑब्वियसली सरकार कहेंगी, कुछ जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको कहेंगे कि इनको लोन दिया जाए स्पेसिफिकली, ठीक है ना। उसके बाद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स क्या है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में, वो भी हम देखेंगे, ठीक। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी जो किसकी होती है, मैंने कहा था गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक। तो फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया कैसी बनती है, बजटरी टर्म्स उसमें क्या क्या आती है, जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के टर्म्स आ जाते हैं जो बजट में भी होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी यानी क्या कि सीधा सीधा ध्यान में रखना कि सरकार के पास कितना पैसा है और सरकार कितना खर्च करने वाली है। सरकार के पास कितना पैसा है और सरकार कितना खर्च करने वाली है, ये जो इसके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है स्पेसिफिकली उसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, ठीक। एक टर्म आती है इसमें से फिस्कल डेफिसिट या फिर फिस्कल, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट वगैरह चीजें आ जाती है। तो फिस्कल पॉलिसी यानी क्या, सरकार के पास कितना पैसा और सरकार कितना खर्च करे। यह भी अगर डेफिसिट में चला जाता है, डेफिसिट यानी क्या कि पैसा कम है खर्चा ज्यादा हो रहा है, सरकार के पास पैसा कम है लेकिन खर्चा भी करना ही है उतना ही जितना चाहिए उतना, तो खर्चा बढ़ रहा है, पैसा कम है हमारे पास, ठीक है। यानी क्या कि मैं कोई भी चीज खरीदने चला गया, मेरे पास पैसा तो कम है,
मैंने वो चीज़ खरीद ली। अब मैंने अगर चीज़ खरीद ली तो मुझे कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ेगा, है ना, कुछ ना कुछ लोन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी ताकि मैं वो ले सकूं, है ना। तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट में चला जाता है कभी कभी, यानी क्या कि सरकार के पास पैसा कम होता है और खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो लगभग अभी बहुत सारे जो बजट्स बन रहे हैं हमारे, वो फिस्कल डेफिसिट में ही चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि सरकार के पास अभी पैसा ही नहीं है और सरकार के खर्चे जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बजट जो है हमारे अभी, जो मेनली बजट जो होता है हमारा फिस्कल डेफिसिट वाला बजट होता है। फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार के पास कम पैसा है और सरकार को खर्च भी बहुत ज्यादा करना है। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए अब इसको मेंटेन तो करना पड़ेगा ना, यानी कि 10 रुपए है मेरे पास और 100 रुपए खर्च कर दिए तो 90 रुपए कहाँ से रिकवर करूंगा मैं? सरकार को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना कि 90 रुपीज में कैसे रिकवर करूं, ताकि वो 90 रुपीज का गैप जो है वो अगले साल जब मैं बजटरी एलोकेशन करूंगा वो कम हो जाए, नहीं तो अगले साल और वो 90 बढ़ जाएंगे, है ना। तो वो जो 90 रुपीज का गैप है वो अचीव करना है तो उसके लिए पॉलिसी बनानी पड़ेंगी ना। तो उसको जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसको कहा जाएगा फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फिस्कल पॉलिसी, उसमें इंडिया में किस तरह की पॉलिसी बनती है, उसमें बजटरी टर्म्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिस्कल यानी राजकोषीय जिसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिकली, यानी सरकार के पास पैसा जो है, राजकोषीय। ठीक है, तो सरकार के पास जो पैसा है जो खर्च करने वाली हो स्पेसिफिकली वो। उसके बाद गवर्नमेंट रेवेन्यूज, तो सरकार ऑब्वियसली रेवेन्यूज तो कलेक्ट करेंगी ना, पहले जो टैक्स से कलेक्ट कर रही है स्पेसिफिकली, है ना। और स्पेंडिंग डेफिसिट क्या है स्पेसिफिकली, स्पेंड कितना कर रही है, रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रही हो, स्पेंड कितना खर्चा कितना कर रही है, उससे क्या हो रहा है स्पेसिफिकली डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है। तो डेफिसिट को अचीव करने के लिए किस तरह की फिजिकल पॉलिसी बना रही है सरकार। उसके बाद बैलेंस शीट भी बनाते हैं अपना खुद का, ऑब्वियसली हम घर में भी बनाते हैं ना कि मुझे इनकम कितनी आ रही है महीने में और मैं महीने में कितना खर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट भी बनाई जाती है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा स्पेसिफिकली फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के फिर टैक्सेशन है। ठीक है, तो टैक्सेशन का मीनिंग क्या है वो हम देखेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन क्या है, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं टैक्सेशन लगाने के लिए। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन जो है यानी टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्पेसिफिकली। जैसे मैंने कहा कि इनकम टैक्स है, फिर अलग अलग प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं, तो सरकार हमारे वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च कर रही है, उसमें वो खर्चा कर रही है ना। कुछ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स ला रही है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है ना। इसके लिए तो हम सरकार को पैसे नहीं दे रहे ना कि स्कूल बनाने, और सरकार ने कहा कि सबने 100 रुपये जमा करो तब जाकर हम स्कूल बनाएंगे, नहीं ऐसा तो नहीं। तो हम टैक्स भर रहे हैं हर साल, है ना। तो कोई भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं तो उसमें से सरकार को कुछ रेवेन्यू मिल रहा है, और वही पैसा जो जमा किया हुआ है वो सरकार इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में लगा रही है स्पेसिफिकली। ठीक है, तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे स्पेसिफिकली। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद टैक्सेशन जो है उसका इस्तेमाल वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए किस तरह कैसे कर रही है सरकार। ठीक है, जो रिसोर्सेस है उसको मोबिलाइज करना एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद इंडिया में किस तरह की टैक्स सिस्टम है, तो हमने देखा ना कुछ डायरेक्ट टैक्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, है ना। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं स्पेसिफिकली वो भी हम देखेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्सेस आते हैं, हम स्पेसिफिकली कौन सा टैक्स भरते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो हम स्पेसिफिकली कौन सा टैक्स भर रहे हैं। सब्सिडीज भी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। सब्सिडीज, फार्म सब्सिडीज दी गई, है ना, कुछ अलग अलग सेक्टर में सब्सिडीज दी गई, है ना। तो सब्सिडी जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है अभी, तो सरकार ने कहा कि जो जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदेंगे उनको सब्सिडीज दी जाएंगी, है ना। तो कुछ सब्सिडीज दी जाती है स्पेसिफिकली, फार्म रिलेटेड भी सब्सिडीज दी जाती है स्पेसिफिकली। तो इस तरह के अलग अलग सब्सिडीज होती है, वो सब्सिडीज है क्या है, उसका रोल क्या है। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म्स कैसे जरूरी है, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाए गए, है ना। तो बाकी के जो टैक्स है वो उनको खत्म करके एक ही टैक्स बनाया गया, है ना। तो ये टैक्स रिफॉर्म हो गया, है ना, सुधार कर दिया उसको। तो जीएसटी जो लाया गया था उसका फायदा क्या हुआ, है ना। तो जीएसटी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अभी उसके रिसेंटली एक काउंसिल भी हो गई थी, जीएसटी काउंसिल। ठीक है, तो वो जो न्यूज में आ रहा है वो आपको देखना है। अभी जहां जहां पे जीएसटी आ रहा है उसको कट करो अपने पास रखो या फिर उसको पढ़ लो,
या फिर टैक्स रिलेटेड या फिर जो भी सिलेबस में हम चीजें देख रहे हैं उसके रिलेटेड कोई भी चीज न्यूज़पेपर में आ गई तो, क्योंकि आज के क्लास के बाद मैं थोड़ा सा 5 मिनट बताऊंगा कि आपको कि क्वेश्चन इस बार के किस तरह से पूछे गए प्रीलिम्स में, जिस तरह से मैं पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे फिस्कल पॉलिसी है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके बाद फिस्कल पॉलिसी किसकी है, मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है, आरबीआई। तो आरबीआई भी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे, वो क्वार्टरली लेवल पर रहती है, क्वार्टरली लेवल पर यानी हर 3 महीने में एक बार वो पब्लिश की जाएगी, ऐसे 4 बार की जाएंगी, कितने महीने में, 12 महीने में, इसको कहा जाता है क्वार्टरली, ठीक है। तो इस तरह से 12 महीने में 4 बार वो 3-3 महीने में ऐसी पब्लिश की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना है, और इन्फ्लेशन जो है हमारा यानी भाववाढ़ जिसको हम कह रहे हैं, जो चीज़ हम आज खरीद रहे हैं उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये जो गैप है इसको मेंटेन रखने के लिए जो हमारा नेशनल टारगेट है कितना, 4% का, इसको मेंटेन रखने के लिए इस तरह की। और मनी सप्लाई कैसा है इंडिया में, लोगों के पास कितना पैसा है, उतने उनकी खर्च करने की हैसियत कितनी है, कितना वो खर्च कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो उनकी खर्च करने की कैपेसिटी जो है क्या होगी, कम हो जाएंगी, है ना, वो नहीं खरीद पाएंगे। अगर नहीं खरीद पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा मार्केट में, पैसा नहीं आएगा तो लिक्विडिटी नहीं रहेंगी मार्केट में, पैसा खेलता जो रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। अभी पैंडेमिक के वजह से देखो, पैसा लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं था, तो हमारी इकोनॉमी कैसे चली गई, नीचे चली गई, -7 पॉइंट समथिंग में चली गई। अभी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, रिकवर हो रही है, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, इसलिए वी शेप में हमारी रिकवरी हो रही है। अभी IMF में बताया कि वो 9.5% से ग्रोथ करेंगी 2021 में, और 2022 में वो 8.5 के करीब ग्रोथ करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से रिकवरी चल रही है अभी, है ना, इकोनॉमी की, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से रेपो रेट जो हम देखने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में, तो रेपो रेट कितना मेंटेन करना है स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि आरबीआई तय करता है स्पेसिफिकली कि बैंक जो है, जो बैंक से हम इंटरेस्ट रेट जो हम सुनते हैं, इंटरेस्ट रेट बैंक का इतना है, तो बैंक जो है वो आरबीआई के गाइडलाइंस पर ही अपना बैंक रेट रखती है, जिसको बैंक रेट कहा जाता है स्पेसिफिकली, वो कितना रहेगा, और वो बैंक रेट के तहत ही कितना लेंड करना है, यानी क्या कि लोगों को पैसा देना है, यानी लोन देना है, और जो लोगों ने सेविंग्स बनाई है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगाना है, तो ये बैंक तय करती है फिर बैंक रेट के रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से बैंक रेट होता है। आरबीआई का खुद के जो अलग अलग रेट हैं वो भी हम देखेंगे, सीआरआर, एसएलआर क्या होता है ना, कैश रिजर्व रेशियो होता है, और एक होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, ठीक है, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी क्या कि मोटे मोटे तौर पर अभी ध्यान में रखो, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है, क्वार्टरली लेवल पर बनाई जाती है। उसका मेन एम क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना है, मॉनेटरी सप्लाई कैसा है इंडिया में वो, और इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। तो इसलिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाई गई थी 1991, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि इसके बाद इंडिया में आती है एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि यहां तक हमारी इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थी। 1991 के बाद जब हमारी इकोनॉमी लिबरल हो जाती, तब हम बाहर के इन्वेस्टमेंट को बोलते कि आ जाओ अभी इंडिया में इन्वेस्ट करो आप, तब तक हमारी बहुत ज्यादा कंजेस्टेड थी, हम खुद को ही रिवाइव कर रहे थे। 91 के बाद जब हमें लगा कि अब बाहर के लोगों को भी आने देना चाहिए हमारे यहाँ पे, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर सके, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का रोल आ गया तब, और ग्लोबल लेवल पर जितने भी इकोनॉमी है उससे हम कॉम्पिटिटर बन गए, तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। तो इसीलिए इसमें मेन रोल आप सुनते हो बहुत बार, है ना, मनमोहन सिंह जी का, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी के पीछे उनका बहुत बड़ा आइडिया था स्पेसिफिकली, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास वो फाइनेंशियल मिनिस्टर ही थे, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ही थे, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी इन पोस्ट रिफॉर्म ईरा, ठीक है, पोस्ट रिफॉर्म ईरा में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है हमारी अभी, ठीक है, सिंस 1991 के बाद, ठीक है। उसके बाद उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट, ये अभी सिलेबस थोड़ा सा ओल्ड होने के कारण
ये उर्जित पटेल कमेटी इसमें दी गई है। इसके अलावा बहुत सारे रिसेंट भी कमिटीज गठित हुई है, ठीक है। उर्जित पटेल जो स्पेसिफिकली हमारे गवर्नर थे, उनके अंडर ही एक ये बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, और उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे इंप्रूव करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें एडिशनल होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, ये उन्होंने बताया था स्पेसिफिकली, ठीक। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी होते हैं स्पेसिफिकली, वो क्या होती है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इस बार आरबीआई पर क्वेश्चन पूछा गया प्रीलिम्स में, ठीक है, ठीक है। तो आरबीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, क्योंकि गवर्नर जो है होता है आरबीआई का, उस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन आ ही गया, एक जो टॉपिक था स्पेसिफिकली बड़ा वाला, उसमें एक क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मनी मार्केट कैसा है हमारा, ठीक है, कैपिटल मार्केट कैसा है हमारा, तो मनी और कैपिटल मार्केट में क्या अंतर है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। इंडियन कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या होता है, इन चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो चीज़ें बनाई गई है वो किस तौर पर काम करती है। प्राइमरी मार्केट रिफॉर्म्स क्या है और सेकेंडरी मार्केट रिफॉर्म्स क्या है। तो मार्केट, मनी मार्केट स्पेसिफिकली यानी पैसे जो होते हैं स्पेसिफिकली, मनी मार्केट स्पेसिफिकली वो क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, वो हम डिटेल में देखने वाले, ठीक। उसके बाद आता है टोटली बैंकिंग सेक्टर हमारा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस बार मैंने कहा अभी आरबीआई पर क्वेश्चन पूछा गया, तो ये बैंकिंग सेक्टर से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंडिया की बैंकिंग सिस्टम कैसी, हम देखते हैं ना कि एक प्राइवेटाइज बैंक है ना, ये प्राइवेट बैंक है ना, हम कहते हैं ना ये प्राइवेट बैंक है, ये नेशनल बैंक है। लोग ज़्यादातर नेशनल बैंक में अपने अकाउंट्स ओपन करते हैं, है ना। तो नेशनल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कुछ कोऑपरेटिव्स होती है आपके आसपास, है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होती है कुछ, है ना, कुछ रूरल रीजनल बैंक्स होती है ना। तो ये बैंकिंग सिस्टम कैसे इंडिया में डेवलप हुई ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर इस बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है उस पर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसके बाद फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स मतलब क्या है, उनका फंक्शंस क्या होता है। कॉमर्शियल बैंक जो है वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रही है, ठीक है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है ना, तो 14 बैंकों को नेशनलाइज किया जाता है, वो फिर से अभी सरकार क्या कह रही है कि हम इसको फिर से हमारे शेयर जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन करने की तरफ हम झुक रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। या फिर मर्जिंग ऑफ बैंकिंग की तरफ झुक रहे हैं ना, बहुत सारे बैंकों को बीच बीच में मर्ज किया गया था, है ना, 2-3 बैंक एक साथ कर दी गई थी, ठीक है। तो मर्जिंग ऑफ बैंक क्या है वो भी हम देखने वाले। बैंकिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें ऑब्वियसली उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, है ना। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा क्या क्या रिफॉर्म्स बताए गए हैं, सरकार क्या रिफॉर्म्स लाना चाहती है ना। इस बार जो सेशन हुआ था मानसून सेशन, उसमें एक इंश्योरेंस बिल आया था, मैंने कहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था, क्योंकि उस पर जितना डिस्कशन चाहिए उतना नहीं हुआ था। तो इंश्योरेंस सेक्टर का बिल आ गया था, वो इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बैंकिंग और उसके अलाइड सेक्टर्स के रिलेटेड, ठीक है। न्यू बैंक लाइसेंस क्राइटेरिया क्या है, यानी क्या कि कोई अगर नई बैंक बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं आ गया और मैंने कहा कि मेरी खुद की एक बैंक बनानी, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि मेरी बैंक शुरू हो गई, अब कोई भी आ सकता है और मेरे यहाँ पे डिपॉजिट कर सकता है, मैं उसको लोन दूंगा। मुझे कुछ रिकग्निशन चाहिए होगा ना कि मैं बैंक हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ना पहले कि बैंक हूँ मैं, है ना, तब जाकर लोग मुझ पर विश्वास करेंगे और डिपॉजिट करेंगे और मैं लेंड करूंगा उनको, है ना। तो ये आरबीआई से उनको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो ऐसा बहुत सारी बैंक से जो अप्लाई करते हैं आरबीआई को रजिस्ट्रेशन के लिए कि हमें बैंक के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। तो इस अब तक बहुत सारे बैंक के आरबीआई के पास ऐसे पेंडिंग है, बहुत सारी ऐसी बैंक्स। तो सरकार जो है बैंक आरबीआई जो है वो पहले उनके क्राइटेरियाज को देखेंगे कि वो क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तब जाकर उनको बैंक का दर्जा दिया जाएगा। तो इसको कहा जाता है न्यू बैंकिंग लाइसेंस क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है इंडिया में, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो मेनली माइक्रो स्मॉल और मीडियम लेवल के जो एंटरप्राइजेस है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। कुछ पेमेंट्स बैंक भी है इंडिया में, ठीक है, पेमेंट्स बैंक, ठीक है। पेमेंट्स बैंक क्या होती है वो भी हम देखने वाले हैं इस पर। उसके बाद कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है। यानी क्या है कि इनके अलावा अदर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है उनको कहा जाएगा नॉन बैंकिंग,
ठीक है। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज अलग अलग प्रकार की आती है बैंकिंग सेक्टर में, वो भी हम देखेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे फिर से आ गया, ध्यान में रखना, ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह का जरूरी है। बैंक लोन दे रही है, बहुत ज्यादा दे रही है, जो पे नहीं कर पा रहा है उससे क्या बढ़ेगा, एनपीएस बढ़ेगा। ये एनपीएस बहुत ज्यादा बार आपने सुना भी होगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट जो होता है, यानी कि अगर सरकार पैसा दे रही है लेकिन चुका ही नहीं रहे जो लोगों ने चुकाना चाहिए। तो अभी मेहुल चोकसी वगैरह, ये बहुत सारे नाम हमने सुने होंगे, नीरव मोदी, ये पैसा लेकर सरकार का भाग गए, है ना। विजय माल्या, है ना, इन्होंने बहुत करोड़ों रुपए का लोन लिया था सरकार से, है ना, बैंकिंग सेक्टर से, सरकार के नाम पर ही कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सरकार ने कहा कि भाई बैंक वाले इनको दे दो भाई लोन, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को ही बढ़ा देंगे, है ना। तो उनको लोन तो दिया गया लेकिन वो चुका नहीं पाए, तो यहाँ से भाग गए वो। तो एक फॉरगिव ऑफेंडर बिल्स लाया गया सरकार के द्वारा। तो ये जो पैसा लेकर भाग रहे हैं या फिर पैसा नहीं चुका पा रहे, तो इनको कैसे रिकवर करना है। तो ये जो बढ़ रहा है एनपीए, तो इसको रिकवर भी करना पड़ेगा ना। तो ये आता है स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो कोई भी बैंक नहीं चाहेंगे कि उनका एनपीए बढ़े, ठीक है। यानी क्या कि जितना हम पैसा दे रहे हैं उतना हमारे पास आ जाए, क्योंकि बैंक पैसा कहाँ से कमा रही है। बैंक का तो कुछ ऐसा वो जॉब तो नहीं कर रही ना। बैंक क्या कर रही है, एक तरफ डिपॉजिट कर रही है लोगों के पैसे और दूसरी तरफ लोगों को लोन भी दे रही है ना। तो आपने सुना होगा कि जो डिपॉजिट वाला जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है कंपेरेटिव टू द लेंडिंग रेट लोन, है ना। तो लोन का हम देखते हैं कि 10% दे दिया, 12% से लोन है, लेकिन जब हमने डिपॉजिट किया तो उस पर 6-7% ही डिपॉजिट रेट होता है ना। तो यानी क्या है कि सरकार बैंक को कमाना पड़ेगा ना। तो वो जो 4% का गैप आ रहा है, वो जो इनकम है वो है बैंक की इनकम, ठीक है। तो बैंक की एक्चुअल इनकम क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द लेंडिंग एंड डिपॉजिट जो आ रहा है, स्पेसिफिकली इनकम जो आ रहा है। तो वो जो गैप है परसेंटेज का, वो जो परसेंटेज वाला गैप है वो कमा रही है बैंक, ठीक है। तो एनपीए ऑब्वियसली बैंक चाहेगी कि वो ज़्यादा ना बढ़े ताकि हमारे पास पैसा आते जाए, ठीक है। क्योंकि अगर कोई डिपॉजिट ही नहीं करेगा बैंक में, तो बैंक के पास है पैसा कि वो किसी को लेन कर पाए, नहीं, ठीक है। तो इस तरह से, तो किस तरह से वो बैंक काम करते हैं वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड अलग अलग प्रकार के बिल्स भी लाए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंकिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए, सुधार लाने के लिए। उसके बाद अलग अलग प्रकार के इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है ना, व्यापार किस तरह का चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स में आ गया है वो स्पेसिफिकली। इंडियन इकोनॉमी यानी क्या, इंडिया का व्यापार कैसा है नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी, और भी जो कंट्रीज है स्पेसिफिकली उनके साथ कैसा है। अभी कल परसों और उसके पहले के दिन 3 दिन के विजिट पर इंडिया में कौन से प्राइम मिनिस्टर आए थे, डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर आए थे अभी। तो आप न्यूज़ पढ़ते जाओ, ठीक है। तो डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए थे हमारे इंडिया में 3 डेज के विजिट के तौर पर। तो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं अभी, ठीक है। तो वो न्यूज़पेपर में अभी आएंगे तो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, जिसमें डब्ल्यूटीओ आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी इंडिया की कैसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है वो हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। फॉरेन कैपिटल क्या है, मैंने आपको एक पार्ट बताया था, फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन कंट्रीज हमारे पास कितनी रिजर्व है, यानी डॉलर कितने हैं हमारे पास, है ना, बचे हुए, है ना। तो फॉरेक्स रिजर्व क्या है, तो फॉरेन कैपिटल उसका रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पर ग्लोबलाइजेशन, जो मैंने कहा एलपीजी आता है 1991 के बाद, तो ग्लोबलाइजेशन का धीरे धीरे इफेक्ट कैसा होते रहा हमारे इंडिया पर, इम्पैक्ट कैसे होते रहा, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, जो मेनली लोन ग्रांट्स करती है, लोन्स देती है स्पेसिफिकली, ठीक है, जो मेनली डेवलपिंग कंट्रीज है उनको, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि आईएमएफ ने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 9.5% के आसपास रहेगा, है ना, 2021 में, और 2022 में वो 8.5 के आसपास रहेगा, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ भी है, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके मेंबर कंट्रीज है सारी की सारी, ठीक है। तो अपने देश में दूसरे देशों के साथ ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे फ्लक्चुएट करना है, कैसे प्रॉपरली मेंटेन रखना है,
उस पर वॉच रखने का काम करती है WTO। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है, किसी सरकार को चाहिए लोन तो वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे कि हमें लोन दे दो। उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड अगर कोई लोन चाहिए तो वो AIIB के पास जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एशियन कंट्रीज है उन्होंने मेनली AIIB को बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है, चाइना में। ठीक है, ठीक है, तो AIIB इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद डेवलपमेंट बैंक्स है अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेक्टर, वो है एग्रीकल्चर, जिस पर मैंने कहा कि इस बार 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसमें से इकोनॉमी रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चंस है, और दो जो है वो ज्योग्राफी रिलेटेड है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स रिलेटेड स्पेसिफिक क्वेश्चन में ज्योग्राफी या फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर सेक्टर हमें पूछा जाता है। तो एग्रीकल्चर में स्पेसिफिकली इकोनॉमी रिलेटेड क्या चीज़ें आ रही है कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर क्या है हमारे इंडिया में, यानी जो प्राइमरी सेक्टर में आता है स्पेसिफिकली, उसका रोल क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी में, क्या फ़ायदा दे रहा है हमें एग्रीकल्चर। ठीक है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर से हम कितना ग्रोथ कर रहे हैं हर साल, तो ये एस्टिमेट लगाना पड़ेगा ना, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ये बताता है हमें कि रोल क्या है उसका, इंपॉर्टेंट है या फिर बहुत कम है रोल। ठीक है, लैंड रिसोर्सेस हमारे पास कितनी ज़मीन है, मैंने कहा कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम धीरे धीरे मिलियंस ऑफ हेक्टर ज़मीन जो है वो ख़त्म करते जा रहे हैं, है ना, है ना। और एग्रीकल्चर के लिए भी मैंने कहा कि बहुत मिलियंस ऑफ हेक्टर ज़मीन हम काट देते हैं, है ना, ज़मीन साफ कर देते हैं, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भी ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो लैंड यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, लैंड कैपेबिलिटी क्या क्लासिफिकेशन कैसा है, कैपेबिलिटी लैंड की, है ना, कैसी है, कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड जो डिग्रेडेड हो रही है दिन ब दिन, यानी जिस पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उसका उपयोग नहीं रहेगा, तो वो डिग्रेडेड जो लैंड हो रही है उसके कॉजेस, परिणाम क्या हो रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हो रहा है उसका, और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है। ठीक है, तो ये लैंड रिलेटेड है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है, यानी क्या कि फॉर एग्जांपल इतनी हमारे पास लैंड है, यानी 100 एकड़ के लैंड है। ठीक है, तो उसको हमें एग्रीकल्चर में कितना लगाना है, इंडस्ट्रीज सेटअप के लिए कितनी लैंड देनी है, लोगों को घर बनाने के लिए कितनी लैंड देनी है, सरकार को अगर कुछ ब्रिजेस वगैरह रेलवेज वगैरह बनानी है तो उसको कितनी लैंड देनी है, कोई अगर प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है, उसको अगर कोई प्रोजेक्ट नया लॉन्च करना है या फिर प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसको सरकार जो लैंड दे रही है उसको कितनी लैंड देनी चाहिए। तो यानी क्या कि अलोकेशन हो गया। तो ये सस्टेनेबली होना चाहिए ना, कि जितने लोग हैं उनके रिलेटेड एग्रीकल्चर लैंड भी होनी चाहिए, है ना, कि अगर पूरी की पूरी लैंड हमने उपयोग कर लिया और एग्रीकल्चर के लिए लैंड ही नहीं है तो लोग खाएंगे क्या, है ना। तो इसीलिए इसको कहा जाता है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, किस तरह से हम लैंड को, जितनी लैंड है हमारे पास उसको कैसे मैनेज करें। और कुछ लैंड हमें किसके लिए रखनी है, फॉरेस्ट के लिए भी रखनी है ना। ठीक है, जो नेशनल टारगेट कितना है, 33% नेशनल टारगेट है हमारा, कम से कम 33% जो लैंड है हमारी वो फॉरेस्ट लैंड होनी चाहिए, जो अभी कितनी है स्पेसिफिकली 23% के आसपास है, यानी अभी भी हमें 10% का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स, तो ऑब्वियसली उसमें सुधार लाने पड़ेंगे, है ना। तो सुधार किस प्रकार के हो सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह से हमने अभी तक लैंड रिफॉर्म्स में प्रोग्रेस हासिल की है। उसके बाद लैंड सीलिंग भी आया था, मैंने कहा था कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या होता है, सरकार जो है बहुत सारी जमीन अपने पास ले लेती है, क्योंकि सरकार के पास प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन चाहिए थी स्पेसिफिकली, तो लैंड सीलिंग लगा दी। यानी क्या लैंड सीलिंग, यानी कि कोई भी लैंड होल्डर 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड होल्ड नहीं कर सकता, ये क्या हो गई, लैंड सीलिंग हो गई। तो आज हम देखते हैं कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो ये क्या होगी, लैंड सीलिंग लगा दी सरकार ने, सीलिंग कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो इस तरह से सीलिंग लगाई गई थी, तो वो लैंड रिफॉर्म्स का उसको क्या फ़ायदा हो वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद नीति आयोग, जो हमारी अभी थिंक टैंक है ना, 5 ईयर प्लान के को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाई गई है, जो थिंक टैंक है ना। तो थिंक टैंक यानी क्या कि वो सरकार को एडवाइस करती है कि आपके क्या प्लान्स होने चाहिए अलग अलग सेक्टर में। तो लैंड सेक्टर में, लैंड रिफॉर्म सेक्टर में नीति आयोग ने क्या क्या चीज़ें बताई गई है वो भी हम देखेंगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस, तो एग्रीकल्चर में फाइनेंस यानी पैसा,
कैसे आ रहा है, कैसे हम पैसा कमा रहे हैं। तो फीचर्स क्या है उसके, क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद एग्रीकल्चर को फाइनेंस करने के लिए, पैसा लगाने के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, सोर्सेस क्या है एग्रीकल्चर फाइनेंस के, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। जैसे हम देखते हैं, सुनते हैं ना कि कोई भी फार्मर अगर कह रहा है, उसको अगर हमने पूछा कि इस बार भाई तुझे कितना फ़ायदा है, तो वो कहेंगे कि भाई जितना मैंने लगाया था उतना सारा मेरा लोन में ही चला गया, तो मुझे फ़ायदा इस बार कुछ नहीं हुआ, है ना। क्योंकि बहुत सारे लैंड होल्डर जो हमारे यहाँ पे, वो बहुत कम लैंड होल्डिंग वाले फार्मर्स रह गए, है ना। ठीक, उसके बाद मेजर्स टेकन टू इम्प्रूव, ठीक है। तो क्रेडिट को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से मेजर्स यानी स्टेप्स उठाए जाने चाहिए। उसके बाद कुछ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ होती है या फिर क्रेडिट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने कहा कि रीजनल रूरल बैंक है, तो वो रूरल लेवल पर पैसा देंगे। नाबार्ड आपने सुना होगा नाम, है ना, नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन जो चाहिए उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने की काम करता है ना। तो इस तरह से अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है कुछ जो क्रेडिट देती है, क्रेडिट यानी पैसा प्रोवाइड करती है। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है अलग अलग प्रकार के, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उसमें कॉमर्शियल बैंक्स है, लेंडिंग के लीड बैंक स्कीम्स है कुछ, उसके बाद मल्टी एजेंसी अप्रोचेस है, रीजनल रूरल बैंक है कुछ, उसके बाद नाबार्ड आ गया, है ना। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं कुछ, है ना, बैंकिंग लिंकेजेस प्रोग्राम्स होता है कुछ, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, ठीक है। इसके अलावा और एक लाया गया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है एग्रीकल्चर के रिलेटेड, बजट कितना दे रही है सरकार हर साल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उसके बाद फार्मर्स सर्विस सोसाइटीज, ये इनका रोल क्या है स्पेसिफिकली, क्रेडिट को एश्योर करना या फिर क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के, तो इस बार आरबीआई तो क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो आप एक बार वो देख लेना, ठीक है, कि एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से, जो मैं 6 कह रहा हूँ तो वो कौन कौन से हैं, और एग्रीकल्चर रिलेटेड इसमें कौन सा आ रहा है स्पेसिफिकली, ठीक है। क्रॉप्स इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है ना। तो अलग अलग क्रॉप्स के लिए इंश्योरेंस, यानी क्या कि ये क्रॉप आपने फॉर एग्जांपल एक आता कैश क्रॉप होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कैश क्रॉप में कह रहा हूँ शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन है जिससे शुगर बनने वाली है ना। तो शुगर केन जो है वो स्पेसिफिकली हमने लगा दिया अपने खेतों में, ठीक है। अब वो जो है जितना हमने पैसा लगाया था उतना अगर खर्च हो गया या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आ गई जिसकी वजह से वो सारा का सारा खत्म हो गया, तो उस पर कुछ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा बाद में फिर, ठीक है। तो ये जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है ये क्रॉप सेक्टर में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में किस प्रकार की है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के इश्यूज है जो क्रॉप इंश्योरेंस में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसी को कहा जाता है बीमा यानी इंश्योरेंस, ठीक है। तो फसल बीमा योजना लाई गई प्रधानमंत्री के द्वारा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो फसल बीमा यानी क्या कि कोई अगर स्पेसिफिक फसल खराब हो जाती है या फिर नेचुरल कैलामिटीज की वजह से खत्म हो जाती है तो उस पर क्या दिया जाएगा, बीमा दिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके बाद कंपैरिजन विथ अर्लियर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स, उसके बाद चैलेंजेस क्या है उसमें, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन आ रहा है उसकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। जैसे अभी ये 3 फार्म्स बिल की वजह से क्या न्यूज में आ गया है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी जाती है सरकार के द्वारा। फॉर एग्जांपल मैं सोयाबीन जो है उसकी खेती कर रहा हूँ, तो सोयाबीन के लिए स्पेसिफिक सरकार के द्वारा एक एमएसपी जो है वो तय की जाती है कि पर क्विंटल हम इतना तो देंगे ही किसानों को, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल सरकार ने तय कर लिया कि हम 2000 रुपये पर क्विंटल तो देंगे ही, है ना। तो ये एमएसपी हो गई जो सरकार के द्वारा तय की गई, यानी हर किसान को कम से कम 2000 रुपये तो मिलेंगे ही, है ना। तो ये जो
मार्केटिंग होती है तब किस तरह की सरकार की पॉलिसी है ना। और अगर किसान ना चाहे कि हमें ये सरकार को नहीं बेचना, मैं एक प्राइवेट को दूंगा, कि फॉर एग्जांपल एक आधी प्राइवेट की तेल कंपनी है, सोयाबीन तेल कंपनी, रिफाइंड तेल कंपनी, उसको मैंने बेच दिया, तो वो भी कुछ रेट से लेंगे ना इनसे। तो उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल मैं 3,000 रुपये दूंगा आपको, तो फार्मर चाहेगा कि मेरे पास फायदा कहाँ पे है ना। तो मार्केटिंग कैसे होती है स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग के स्ट्रक्चर कैसे इंडिया में, एपीएमसीज मार्केट हम सुनते हैं, एपीएमसीज वगैरह क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है, और जो एपीएमसी एक्ट लाया गया था एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है, तो वो एक्ट क्या था, उसका एनालिसिस क्या था, उसमें हमने क्या चीजें अचीव की है अभी तक, ठीक। उसके बाद अलग अलग प्रकार के सब्सिडीज आएंगी, ठीक है। तो एक तरफ हम टैक्स भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ हम सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो फार्म रिलेटेड सब्सिडीज होती है, अदर चीजों के रिलेटेड भी अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज होती है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस तरह से गेनर जो यानी जिसको सब्सिडी मिल रही है उसको फाइनेंशियल ट्रांसफर कैसे होगा, किस तरह से उसको सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है, ये भी है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसीज टू लूजर्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉलिसीज किस तरह की बन रही है स्पेसिफिकली, ठीक है। फार्म सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडीज दी जाती है ना, फर्टिलाइजर्स पर भी अलग अलग प्रकार की सब्सिडीज होती है सरकार के द्वारा, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक सब्सिडीज दी जा रही है, यानी कि स्पेसिफिक एक अमाउंट जो है वो तय की जा रही है कि मार्केट में इसके 150 रुपये अमाउंट है, सरकार के द्वारा यानी सरकार उस पर 50 रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है, तो वो 100 रुपये में भी मिलेंगे, ठीक। तो इस तरह की सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। पावर पर है ना, पावर यानी क्या कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर एग्जांपल, तो हम देखते हैं कि दिल्ली में 4 रुपये प्रति यूनिट ही है, बाकी यहाँ पे 7 रुपये 8 रुपये प्रति यूनिट है, तो वहाँ पे 3 रुपीज़ की क्या दे रही है लोगों को, वो सब्सिडी दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह के पावर पर भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। उसके बाद इरिगेशन पर भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है मेनली, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गई यहाँ पे, है ना, एमएसपी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स है अलग अलग प्रकार के, तो पीडीएस सिस्टम क्या है ये भी हम देखने वाला है, ठीक। उसके बाद सरकार कुछ जो धान है या फिर ग्रेन्स है वो क्या करेंगी, स्टॉक करके रखेंगी, जिसको कहा जाता है बफर स्टॉक, ठीक है। तो बफर स्टॉक की पॉलिसी क्या है सरकार की, ठीक है। उससे क्या अचीव होंगी इंडिया में, फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी रिलेटेड 2013 में बिल लाया गया था, फूड सिक्योरिटी बिल, ठीक है। तो 2013 का बिल अभी भी अप्लीकेबल है वो। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या है स्पेसिफिकली वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और फ्यूचर सब्सिडीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, कि सब्सिडीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जरूरी है या नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जो हमने ज्योग्राफी में भी देखा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है ना, वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, येलो रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है ना, गोल्डन रिवॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के रिवॉल्यूशंस लाए गए। रिवॉल्यूशन यानी क्या कि उस स्पेसिफिक सेक्टर को जो है वो बढ़ोतरी देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, बूस्ट करने के लिए। जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन लाया गया था डेयरी को बढ़ाने के लिए, है ना, तो अमूल का कंसेप्ट आ गया, है ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन मैंने कहा था ज्योग्राफी में 1960s में आता है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाने के लिए, स्पेसिफिकली बूस्ट करने के लिए, है ना। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उस पर प्रोसेसिंग भी होनी चाहिए, तो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी है बहुत सारी इंडिया में, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है वो भी हम देखेंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं है, हम अचीव किए हैं क्या टारगेट, जितने होने चाहिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में उतने हमने अभी तक अचीव किए हैं या नहीं किए, या फिर उसमें रिफॉर्म्स या फिर डेवलपमेंट की अभी भी ज़रूरत है, वो भी हम देखेंगे इसमें, ठीक। उसमें नई फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, ठीक है। उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, सेक्टर स्पेसिफिक यानी क्या है कि डेयरी के लिए स्पेसिफिक क्या है, सेरिकल्चर के लिए क्या है, ठीक है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के लिए क्या है, ये क्या हो गया सेक्टर स्पेसिफिक डेवलप या फिर बढ़ावा। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज ये स्पेसिफिक इंडस्ट्री का जो टॉपिक है आपके इकोनॉमिक्स में उसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज
जो मेनली उसमें स्पेसिफिकली जो हमारे 5 ईयर प्लान है उसका भी रोल है, 5 ईयर प्लान, और बाकी के अभी तक की जो पॉलिसीज है जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ा रही है, तो उसमें क्या चीज़ें आती है स्पेसिफिकली। तो पहला है महालनोबिस स्ट्रेटजी, ठीक है, महालनोबिस और नेहरू इन्होंने साथ में मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इंडस्ट्रीज को हम इंडिया में कैसे सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे महालनोबिस, ठीक है। तो महालनोबिस और नेहरू इन्होंने एक डेवलपमेंट मॉडल बनाया फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, उनका रोल क्या है, और मैंने कहा कि 1991 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, जिसके बाद फिर कौन सी पॉलिसी आ जाती है, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फेजेस क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो भी हम देखना। उसके बाद डेवलपमेंट जो है इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसमें अलग अलग मेन फीचर्स क्या है उसके, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या है, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या है, उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो रहा है, ठीक है। कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फॉर एग्जांपल टेस्ला को सरकार ने बता दिया कि ठीक है आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट, अपना जो प्लांट है वो प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हो, ठीक है। तो इंडिया ने उनको परमिशन दे दी और एक 100 एकड़ लैंड भी इनको दे दी कि आप 100 एकड़ लैंड है हमारी, इस पर आपका प्रोजेक्ट लॉन्च कर दो और यहाँ पे अपना प्लांट खोल दो, ठीक है। तो इस तरह से अब सरकार बोलेंगे हम आपको 100 एकड़ लैंड दे रहे हैं या फिर आप अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया के जो लोग हैं उन कितने लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दोगे, यानी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो टेस्ला ने कहा कि हम कम से कम 1500 से 2000 लोगों को एक प्लांट पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली सरकार ये भी तय करेंगी ना, ये देखेंगे कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हो रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है वो भी देखा जाएगा। और टेस्ला ऑब्वियसली क्या देखेंगे, अपना प्रॉफिट, कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब जाकर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना। उसके बाद स्ट्रेटेजीज फॉर डिसइन्वेस्टमेंट, अलग अलग प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट, अभी मैंने उसका एग्जांपल दिया कि एयर इंडिया से सरकार ने सारे के सारे शेयर निकाल दिए और प्राइवेट कंपनी को बेच दी, तो उसको कहा जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को निकाल देना। अभी इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की होती है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, कि फॉर एग्जांपल 50% शेयर सरकार के, 50% सरकार प्राइवेट को बेच रही है, तो 50% सरकार ने अपने शेयर्स क्या कर दिए, बेच दिए, है ना, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। उसके बाद सरकार ने कहा कि हमें टोटली प्राइवेटाइज करना है इसको, तो 100% शेयर सरकार ने अपने निकाल लिए, ठीक है। तो अभी वो एयर इंडिया जो है उसका बेस्ट एग्जांपल है कि $2.4 बिलियन को वो बेची दी पूरी की पूरी, कि अब हम एयर इंडिया पर कुछ भी हमारा हक नहीं जमाएंगे। हाँ, सरकार सिर्फ क्या कर सकती है कि सरकार के पास जो रनवे है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो जमीन है उस पर कुछ टैक्स लेंगी उनसे, है ना, ठीक है। तो उस पर जो कमाएंगे वो सरकार कमाएंगे, या फिर वो भी सरकार ने अभी बहुत सारे अदानी को दे दिए हैं, ठीक है। कुछ जो ये जो रनवेज होते हैं या फिर जो स्पेसिफिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो ये आते हैं स्पेसिफिकली, उनके जो रोड होते हैं स्पेसिफिकली, जिनको हम रनवेज कहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, ये जो है बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर को भी सरकार धीरे धीरे दे रही है। उससे सरकार क्या ले रही है, रेंट ले रही है उनसे, ठीक है। उसके बाद MSME, है ना, स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस का रोल क्या है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में, क्योंकि बहुत सारे हेवी इंडस्ट्रीज भी है और बहुत सारे स्मॉल माइक्रो लेवल के एंटरप्राइजेस भी है, छोटे छोटे, जो काम कर रहे हैं, जो बूस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो उनका रोल क्या है स्पेसिफिकली, वो भी हम देखने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है इंडिया की, ठीक है। SEZ होते हैं कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। जैसे हमने सुना होगा कि हर शहर में एक MIDC एरिया होता है ना, तो इंडस्ट्रियल एरिया होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। उनको शहर में दूसरी जगह नहीं दिया जाता, उनको स्पेसिफिकली जगह अलॉट की जाती है, यहाँ पे आप इन्वेस्ट। अब MIDC में ऐसा तो नहीं कि एक ही कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे रेमंड है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज होती है, कुछ सरकार के भी प्लांट्स होते हैं, स्पेसिफिकली पावर रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, है ना। तो ये जो एरिया स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल एरिया, इनके रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या इंडिया की स्पेसिफिकली। अब ये जो है एक जोन बन गया स्पेसिफिकली, तो कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जिनको सरकार अलॉकेट कर देती कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है,
ठीक है। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा था कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होता है, जैसे है ना, कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं बना सकती है ना, माइनिंग नहीं कर सकती है, इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकती है, तो वो क्या हो गए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन हो गए। और कुछ होता है ये इकोनॉमी रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक, उसके बाद मेन कंस्ट्रेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे बाधा आ रही है स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडिया में। ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, जो एलपीजी पॉलिसी लाई थी हमने 1991 में, उसके इफेक्ट्स क्या हुए, परिणाम क्या हुए, फायदे हुए या तोटे हुए, उसके प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल फाइनेंस इंडिया में कैसा है। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना, मेक इन इंडिया, है ना, जैसे आज़ादी के समय स्वदेशी का मूवमेंट चल रहा था, है ना, कि हम ब्रिटिश सरकार की कोई भी बनाई हुई चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे। तो ऐसा ही इसी के तौर पर एक मेक इन इंडिया लाया गया कि जो इंडिया में तैयार किया जाएगा वही लोग इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, है ना, बाहरी देशों का जो माल है उस के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में जो यानी क्या कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा मिल गया, है ना, यूजर्स मिल गए, कंज्यूमर्स मिल गए उनको ज़्यादातर। ठीक, उसके बाद फिर टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो लास्ट टॉपिक है आपके इकोनॉमी का स्पेसिफिकली। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट है ना, वाटरवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है। तो ये चारों तौर पर किस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे डेवलप हुई है। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये जो 4 लेवल के ट्रांसपोर्ट हो रही है स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके बाद उनको ऑपरेट करने के लिए कॉस्ट तो चाहिए, पैसा चाहिए ऑपरेट करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि अभी सरकार ने रिसेंटली 500 जो टारगेटेड के रेलवे स्टेशन है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी कि आप हमें कुछ रेंट दे दो और आप चलाओ उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या फिर कॉस्ट लग गई कुछ चलाने के लिए। ठीक है, तो सरकार के पास नहीं होगी तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के द्वारा वो कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे देगी चलाने के लिए, है ना, और उनसे साल भर में कुछ या फिर एक साथ कुछ रेंट ले लेगी। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फ्रेट रेट्स क्या होते हैं, है ना, प्रॉफिट उसमें क्या क्या है, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज क्या है अलग अलग प्रकार की। उसके बाद ट्रांसपोर्ट पैटर्न्स क्या है अलग अलग देशों में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट रूट्स क्या है ओशंस के स्पेसिफिकली, है ना, हम सुनते हैं ना कि जहाज जाता है एक देश से दूसरे देश में, तो उनके रूट्स होते हैं, तो ये रूट्स क्या होते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, कुछ अगर किसी देश के हद में आ जाए तो वो उनके लॉज अप्लीकेबल हो जाते हैं उनको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं वो भी हम देखने वाले। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे इनलैंड रिवर जो है इंपॉर्टेंट उस पर भी होती है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, स्पेसिफिकली जो इनलैंड है वाटरवेज उन पर भी बहुत सारी ट्रांसपोर्ट होती है हमारे यहाँ पे। उसके बाद रेलवेज है। ठीक है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम, अभी पेट्रोलियम हम मानो जो ओपेक कंट्रीज है वहां से पेट्रोलियम ला रहे, फॉर एग्जांपल इराक है, सऊदी अरेबिया है, इनसे हम पेट्रोल मंगवा रहे, तो यहाँ पे हमारे ट्रक तो नहीं जा रहे दिन दिन में कि ट्रक जाएंगे और वो वहां से पेट्रोल क्रूड ऑयल लेकर आएंगे, तो इसके लिए क्या बनाई जाएंगी, एक पाइपलाइन। अब पाइपलाइन अगर बनाई जा रही है तो एक देश दूसरे देश के बीच में एक दूसरा देश भी आ सकता है ना, तो सरकार उनके साथ कुछ एग्रीमेंट साइन कर देगी कि हमें, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे, तो बीच में आ गया फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान आ गया या फिर पाकिस्तान आ गया, तो इनसे एग्रीमेंट करेंगे कि ये पाइपलाइन आपके देश से जा रही है हमारे देश तक के। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक, या फिर पाकिस्तान भी उनसे अगर ले रहा है तो वो वहाँ तक पाइपलाइन बनाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह की पाइपलाइंस बनाई जाती है। उसके साथ साथ गैस पाइपलाइंस भी होते हैं कुछ, जो नेचुरल गैस होता है हमारे सी बेड में या फिर ओशन के अंदर जो नेचुरल गैस निकाला जाता है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए भी अलग अलग प्रकार के प्लांट्स होते हैं। उसके बाद ये अलग अलग चीज़ें उसमें आती है कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट स्पेशलाइजेशन क्या होता है, वो भी हम देखने वाले। इंपॉर्टेंट इश्यूज मेन ये है कि ओनरशिप और फाइनेंसिंग कैसे होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्पेसिफिकली, प्राइसिंग पब्लिक यूटिलिटीज़ की कैसे तय की जाती है स्पेसिफिकली। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट डिले सीजन क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट्स अलग अलग प्रकार के टनल्स भी बनाए जाते हैं ना, आपने सुना होगा अटल टनल बनाया गया अभी रिसेंटली, अलग अलग प्रकार के। अभी चेनाब रिवर जो उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, चेनाब रिवर पर। ठीक है, तो वो लगभग बन चुका है। ठीक है,
ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन और मेंटेनेंस, अभी मैंने बीओटी आपको कहा था ना, तो बहुत सारे जो रोड्स बनाए जाते हैं वो इसी मॉडल पर बनाए जाते हैं, बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर मोड पर ही बनाए जाते हैं, बोट पर ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा भी और मॉडल हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के, लेकिन मैक्सिमम रहते हैं बोट पर, ठीक है, स्पेसिफिक, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट कह रहा है तो ऑब्वियसली वो पैसा चाहेगा, है ना, तो सरकार उसको मदद करेंगे। उसके अलावा वो अपना पैसा निकालने तक उसको ऑपरेट भी करेंगे, और बाद में उनको अगर लगा कि हमें दूसरे इन्वेस्टमेंट करनी है, अब इसको नहीं चलाना है, तो वो ट्रांसफर भी कर सकते हैं। या फिर सरकार को लगा कि अभी हमें इनको ऑक्यूपाई करना चाहिए, तो सरकार उसको ट्रांसफर कर लेंगे खुद के पास, है ना। तो इसको कहा जाता है बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद अभी ये आता है करंट्स के पार्ट्स, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो फाइनेंस में रिसेंट डेवलपमेंट, जो फाइनेंस का हमने टॉपिक देखा है उसमें ही जो करंट के न्यूज़ आ रहे हैं, या फिर न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, कुछ एडिटोरियल्स आ रहे हैं, ठीक है, कुछ मैगजीन्स में कंटेंट्स आ रहे हैं जो फाइनेंस रिलेटेड है, तो वो आपको पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक, जिसमें फिर से देखो वही टॉपिक्स आ गए, जीएसटी, है ना, डिजिटल पेमेंट सिनारियो, बजट प्रोसेस इन इंडिया। प्रेजेंट बजट आपको पूछा जाता है कभी कभी प्रीलिम्स में, है ना, कितना अलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, माइनिंग के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो इस प्रकार का अलोकेशन, अलग अलग प्रकार के स्कीम्स, मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार के इकोनॉमिक रिलेटेड स्कीम्स भी फाइनेंस करने के लिए जो स्कीम स्पेसिफिकली लाई जाती है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी फिर से आ गया देखो यहाँ पे। तो ये करंट रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड जो चीज़ें है जो आपके न्यूज़पेपर में आ रही है वो आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद बैंकिंग रिलेटेड जो करंट अफेयर्स आ रहा है आपके न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में, वो आपको पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो कभी कभी प्रीलिम्स में आपको ये एक दो ऑप्शंस इसके और एक दो ऑप्शंस आपके बैंकिंग के जो जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपके सिलेबस में दी गई उसके साथ रिलेट करके पूछा जाएगा एक आधा क्वेश्चन, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बैंकिंग रिलेटेड, ठीक है। कुछ अलग अलग स्कीम देखो यहाँ पे दी गई है, इंद्रधनुष एनालिसिस, है ना, एमसीएलआर क्या है, ठीक है, वो भी न्यूज़ में आ जाती है, तो वो भी हम देखने वाले हैं। इंडस्ट्री रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट मॉडल नया लाया गया कुछ, या फिर कुछ कमिटीज गठित की गई, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो अलग अलग पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रही है न्यूज़पेपर में वो पूछी जाएगी आपको, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो हमने देखा अभी, एजुकेशन रिलेटेड, हॉस्पिटल्स, रोड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है, इसके रिलेटेड अगर कोई नई स्कीम लॉन्च की जाती है, नया रोडवे, आपने सुना होगा ना कि शहर में से हमारे यहाँ से स्टेट हाईवे जाता है ना, नेशनल हाईवे जाता है। तो ये जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवेज है, ये जो नए बनाए जाते हैं, ये किसके अंडर बनाए जाते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स लाए जा रहे हैं ये किस प्रकार के हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर जो है स्पेसिफिकली, वो कौन कौन से एक्सटर्नल सेक्टर है जिसमें स्पेसिफिकली किसका रोल है, मेजरली एफडीआई का। तो एफडीआई का रोल क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अलग अलग रेट्स है उसके, तो सरकार अगर चाहे तो उस रेट्स को क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकती है। क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेनी है तो 100% एफडीआई कर दिया सरकार ने, ठीक है। तो इस तरह से 100% एफडीआई आ गया, ठीक है। तो इस तरह का एक्सटर्नल सेक्टर्स पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कमिटीज अलग अलग प्रकार की गठित की जाती है, जैसे अभी हमने कहा उर्जित पटेल कमेटी थी, है ना, बैंकिंग सेक्टर में। इसी प्रकार से अलग अलग कमेटी थी, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अलग प्रकार की कमेटी। तो सरकार अगर चाहे तो उस स्पेसिफिक सेक्टर के लिए एक अलग से कमेटी बना सकती है, या फिर जो पिछली बनाई थी उनके भी रिकमेंडेशन को देख सकती है, ठीक है। उसके बाद एनके सिंह कमेटी भी है अभी, 15 फाइनेंस कमीशन जो बनाई गई थी अंडर एनके सिंह, तो वो भी न्यूज़ में आ गई, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड होंगे, या फिर अलग अलग तरह के टैक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी पूछी जाती है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपके इकोनॉमिक्स का टोटल सिलेबस जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है स्पेसिफिकली, कि प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, मेंस में कौन कौन से पूछे जाते हैं। अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चंस तो आ ही गए उसमें, है ना। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिससे आपके प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चंस दोनों भी बनते हैं। अब इसमें का जो आपके एनसीईआरटी में टोटली सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट है
उसको हम पहले कवर अप करेंगे कि एनसीईआरटी में किस तरह के टॉपिक्स हैं। ऑब्वियसली 90% सिलेबस आपके एनसीईआरटी में है ही है, ठीक है। तो ये टोटली हम देखेंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली बहुत सारे टर्म आपने सुने होंगे जो आपको नहीं पता होते, जीडीपी यानी क्या, जीएनपी यानी क्या, एनएनपी यानी क्या, ठीक है। उसको कैसे ध्यान में रखना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें पूछी जा सकती है, और उसको आपको एडिशनली आपके रेफरेंस बुक के साथ जोड़ना पड़ता है। और तीसरा सोर्स है आपका करंट अफेयर्स, जो मैंने कहा कि अभी से अगर आपने योजना जो मैगजीन है वो अगर लगा दी घर पे, तो आपको महीने में कौन कौन से योजना रिलेटेड यानी क्या इकोनॉमिक्स रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज आए थे, उस पर सरकार ने क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की है, वो आपको करंट में आ जाएगी उसमें। तो बेसिक, रेफरेंस प्लस करंट, आपको तीनों चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो इस बार मैंने कहा कि प्रीलिम्स में नियर अबाउट 14 क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स रिलेटेड थे, और 6 क्वेश्चन जो थे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड थे, ठीक है। तो नियर अबाउट 20 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कैसे होनी चाहिए बीच बीच में मैं आपको बताने वाला ही हूँ ड्यूरिंग द लेक्चर्स, ठीक। सो ये था आपका सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का एक इंट्रोडक्शन जो हमने लिया इकोनॉमिक्स का। कल से हम एनसीईआरटी रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो टर्म्स क्या है वो शुरू कर देंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।